हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सत श्री अकाल। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आवाज बराबर आ रही है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अच्छे से? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं अच्छे से? हाँ सर, बिल्कुल सर, दिख रहे हैं। जय श्री कृष्ण, नमस्ते। मैं आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हूं भाई? हाँ सर, अच्छे से दिखाई दे रहा हूं सर, बिल्कुल बढ़िया। आवाज ठीक ठाक है भाई? आवाज ठीक ठाक है? हाँ सर, आवाज ठीक ठाक है। यस सर। चलो, तो भाई कल के केटीकेस, कई बच्चे कह रहे हैं लो वॉइस। भाई आवाज तो ठीक ठाक है यार, आवाज तो ठीक ठाक है। अब देखो भाई, अब ठीक है? अब जरा देखो, अब फिर से चेक करके बताओ, अब ठीक है जल्दी से बताओ। अब ठीक है जल्दी से बताओ, अगर अब ठीक है तो। अब ठीक है तो जल्दी से बताओ। क्लियर? चलो, तो भैया कल जो केटीकेस दिए थे और जो कल हमने आपको क्लास इलस्ट्रेशन देखी थी, दी थी, क्या आप सबने करके देखी वो सारी की सारी क्लास इलस्ट्रेशन? हाँ सर, केटीके भी किए। कुछ बने कुछ नहीं बने। अगर कुछ नहीं बनते हैं, मान लो मैंने 7 केटीके दिए, तुमसे 3 बने, बहुत अच्छा है, 3 बने ना, तो तुम्हारी धीरे धीरे करके तरक्की तो हो रही है। अच्छे अच्छे केटीकेस थे सारे के सारे, पहले भी अच्छे अच्छे थे, अभी भी अच्छे अच्छे हैं। तो 3 बने, अच्छी बात है। 4 नहीं बने, तो आज जब 4 का सॉल्यूशंस देखो तो एक बार जरा बारीकी से देखना उस बच्चे ने क्या किया है। हमने ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मिस किया है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो हमने मिस किया है। अगर कुछ ऐसा लगे जो तुमने मिस किया, जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आया, तो एक बार देखो, अच्छा ये बात मैं नहीं समझ पाया, अब समझ में आ गई। तो इस तरह से आप केटीके को कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, अगर नहीं बनते हैं तो आप इस तरह से केटीके को कर सकते हैं, कर सकते हैं। 5 बने, वेरी गुड। 6 बन गए, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 2 बने तो भी ठीक है यार। तो बचे हुए जो नहीं बने आपसे वो देखो, 6 बन गए बच्चे बता रहे हैं, 7 बन गई कहीं बता रहे हैं, 2 बने कहीं बता रहे हैं सर 3 बने हैं। तो भैया 5 डन बोल रहे हैं बच्चे। तो भैया जो 2 नहीं बने वो एक बार देख लेना, अगर नहीं तो फिर हम वो कर लेंगे। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, केटीए करते हैं, उसके बाद देखते ही नहीं है। जो नहीं हुआ नहीं हुआ भाई, उसको एक बार देखा तो करो, उसको एक बार देखा तो करो, अपने आप सही हो जाएगा। 3 बने, वेरी गुड, बुरा नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए भाई। अगर मैं तुझे इरोडोव के 5 क्वेश्चन दे दूं और उसमें तुझसे एक भी बन जाए, तो तू क्या कहेगा? सर एक तो बना लिया सर मैंने इरोडोव का क्वेश्चन। वही वाली बात है यार, यहां पर भी वही वाली बात है, यहां पर भी। चलो आओ, तो आज हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलो आप देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले रिकैप, कल हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी हो, लीनियर अपॉन लीनियर हो, यह भी लीनियर है। हाँ सर, a 0 नहीं है, ध्यान रखना, ना c 0 है। तो इस केस में अगर a बाई सी इज नॉट इक्वल टू b बाई डी, तो हमने पढ़ा था रेंज क्या आती है मेरे भाई? सर रेंज आती है पूरा r माइनस ए बाय सी। फिर हमने एक चीज और पढ़ी, अगर कभी कुछ ऐसा लिखा हो, ऊपर लिखा हो a और नीचे लिखा हो सी एक्स प्लस डी, तो इसकी रेंज आ जाती है r माइनस 0। तो कई बच्चे कहते हैं सर सीधा ये याद रख लें, हाँ भाई ये भी याद रख सकते हो, सीधा इसकी रेंज ये आ जाती है। तो कल हमने मेजरली ये दोनों चीजें पढ़ी थी, कल हमने मेजरली यह दोनों चीजें पढ़ी थी। हाँ सर, ये क्लियर है? हाँ सर ये क्लियर है, ये 2 चीजें पढ़ी थी हमने। अब आओ एक सवाल करते हैं, आओ अब एक सवाल करते हैं। लेट अस डू वन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब जरा देखो, डोमेन में जैसी हमने रूट देखा, हमें एक चीज याद आई, रूट ऑफ एफ एक्स में क्या होना चाहिए? सर इसमें एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी रूट के अंदर का सामान, रूट स्क्वायर रूट के अंदर का सामान के अंदर, अंदर का सामान कैसा होना चाहिए? सामान नॉन नेगेटिव होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ सर, रूट के अंदर का सामान हमेशा कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव, तब जाकर आपके पास कोई फंक्शन डिफाइंड होगा। क्या ये बात मालूम है? हाँ सर ये बात तो मालूम है सर, रूट के अंदर का सामान क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहां सबसे पहले एक रूट लगी है, इस रूट के डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? सर इस रूट के अंदर का सामान है ये सारा, तो ये कैसा होना चाहिए? सर 1 माइनस रूट ऑफ 2 माइनस
रूट ऑफ 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, अब लेकिन क्या एक ही रूट लगी है? नहीं सर, इस रूट के बाद एक रूट और लगी है। इस रूट के अंदर का सामान सर ये है, तो साथ साथ एंड 2 माइनस 3 माइनस एक्स का रूट यह भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट है। बात क्लियर हो गई? हाँ सर, बात क्लियर हो गई। क्या हुआ भाई, हेल्प क्या? हाँ, ये क्लियर हुआ। फिर साथ में इस रूट के अंदर क्या है सर? इस रूट के अंदर है 3 माइनस एक्स, तो एंड 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये रूट तब डिफाइंड होगा जब इसके अंदर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होगी। ये रूट कब डिफाइंड होगा? जब इसके अंदर क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होगी। और ये डिफाइंड कब होगा? जब क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो 3 कंडीशंस आएंगी। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या यह बात क्लियर हुई? हाँ सर। तो जरा देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको उधर ले जाओ सर। रूट 2 माइनस 3 माइनस एक्स का रूट इज लेस देन इक्वल टू 1। दोनों साइड कैसी हैं? नॉन नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। भाई गोला मेथड तो रेंज निकालने के लिए लगाते हैं, यहां के निकाल रहे हैं डोमेन। क्या निकाल रहे हैं? डोमेन। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। अब क्या करो? स्क्वायरिंग। अगर मैंने स्क्वायरिंग की, क्योंकि दोनों साइड कैसी हैं? नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। लेस देन 1। जी सर। अब इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ। तो ग्रेटर देन साइड पर कौन चला गया सर? ग्रेटर देन साइड पर चला गया रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। अब इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक ही बात है। अब फिर से क्या करो? फिर से स्क्वायरिंग कर दो, फिर से स्क्वायरिंग कर दो। अब जब स्क्वायरिंग करोगे, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, एक मिनट रुको। ये क्लियर हो गया? हाँ सर, यह क्लियर हो गया। अब जरा देखो, अब जरा देखो अगले वाला देखो भाई, ये वाला सेकंड वाला। अगर आप सेकंड वाले को अच्छे से देखोगे बच्चों, सेकंड वाले को देखो। अब सेकंड वाले में क्या होगा सर? क्या इसमें नो नीड नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यह 1 से छोटा है। जो 1 से छोटा हो वो जरूरी नहीं 0 से बड़ा हो। 1 से छोटा तो -5 भी होता है, 1 से छोटा तो -5 भी होता है। हाँ सर। तो क्या यह 0 से बड़ा होना जरूरी है? नहीं, क्योंकि कोई नंबर 1 से छोटा है तो उसका 0 से बड़ा होना जरूरी नहीं है, इसलिए इसको नो नीड में नहीं डाल सकते हम। तो 2 माइनस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 2। हाँ सर। अब स्क्वायरिंग करो, फिर से स्क्वायरिंग। अब जैसे ही आपने स्क्वायरिंग किया तो कितना हो गया सर? 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 4, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ गया। ये आ गया भाई? हाँ सर। फिर लास्ट कंडीशन देखो। अब लास्ट कंडीशन, अब लास्ट कंडीशन। हाँ, स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर कब कर सकते हैं? जब दोनों साइड नॉन नेगेटिव हो। वी कैन स्क्वायर इन एन इनइक्वालिटी इफ, वी कैन स्क्वायर इन एन इनइक्वालिटी। भाई एक साथ चलेगा, धीरे धीरे करके चल जाएगा अभी, ठीक है? हाँ, स्लाइड्स अभी चल जाएंगी, स्लाइड अभी चल जाएंगी एक साथ। शायद कुछ एरर आ रहा है ना ऐप में? अभी चल जाएगी स्लाइड, एक साथ चलेगी जब चलेगी तो ये आ गया भाई। हाँ सर, ये क्लियर हुआ। अब तीसरे कंडीशन पर आ जाओ। तीसरा कंडीशन क्या होगा? 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 3। ये हो गई थर्ड कंडीशन, ये हो गई सेकंड कंडीशन, और यह हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब हमें क्या करना है? तीनों का इंटरसेक्शन। क्यों? हम चाहते हैं ऐसा भी हो, ऐसा भी हो और ऐसा भी हो। जब हम इंटरसेक्शन कब करते हैं? जब हम चाहते हैं सारी की सारी चीजें एक साथ हो। केसेस का हमेशा क्या करते हैं? यूनियन। केसेस का क्या करते हैं? यूनियन। केसेस का यूनियन। हाँ सर, तो केसेस का यूनियन करते हैं और इन सबका क्या करते हैं? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आओ देखते हैं। सर यहां पर आया 1 से -1 से बड़ा, -1 से बड़ा। हाँ सर, एक तो आया -1 से बड़ा, यही आ रहा है भाई, जरा देखो। -1 से बड़ा, फिर आ रहा है 2 से छोटा, 2 से छोटा, 2 से छोटा, फिर आ रहा है 3 से छोटा, 3 से छोटा, 3 से छोटा। जरा देखो, अब हमें वो रीजन चाहिए जिसके ऊपर हमने कितनी इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन लिया? 3 का। 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। तो कौन सा रीजन देखेंगे जिसके ऊपर कितनी छत होंगी? 3 छत होंगी। 3 छत वाला रीजन कौन सा है? बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं, बच्चों ने कर भी लिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो आंसर आ गया, ये वाला रीजन आ गया, ये वाला रीजन आ गया। यानी कि x बिलोंग्स टू -1
से 2, और यही क्या हो गई, डोमेन हो गई। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी कैलकाटा, विल बी कैलकाटा। आज एक ऐसा सवाल तुम्हें केटीके में मिलेगा, थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन देखते हैं कितने लोग सही कर लेंगे उसको। आईआईटी चेन्नई इज द करेक्ट आंसर, आईआईटी चेन्नई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आइए अब बढ़ते हैं आगे। कल हमने टाइप 1 पढ़ा था, लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर। अब अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, और यह भी फैक्टराइज हो जाता है, यह भी फैक्टराइज हो जाता है, और दोनों में एक फैक्टर कट जाता है, दोनों में एक फैक्टर कट जाता है, तब क्या करेंगे? तो जरा देखना रेंज, तो जरा इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे ये लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, हमने इसको क्या किया, फैक्टराइज किया। जो ऊपर लिख रखा फैक्टराइज हो रहा है, हां सर, x-2 x-3। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है मेरे भाई, हां सर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, टाइप 2 क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो। और नीचे क्या हो जाएगा सर, x-2 x-4, ये हो जाएगा, हां सर। तो fx आ गया। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आया, सर ये काट दो, काट दिया भाई हमने, लेकिन साथ में क्या लिखोगे बच्चों, सर साथ में लिखेंगे x-2 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x-3 अपॉन x-4 x2 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऊपर नीचे किसी चीज से काटते हैं, ऊपर नीचे किसी चीज से काटते हैं, वो चीज 0 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि काटने का मतलब क्या है, उस नंबर से ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं बेटा, डिवाइड कर रहे हैं। ये आ गया, हां सर। अब इसकी रेंज क्या आएगी, सर ये तो लीनियर अपॉन लीनियर है, हाँ लीनियर अपॉन लीनियर है, तो इसकी रेंज क्या आएगी? अच्छा एक चीज देखो, x को 2 नहीं डालना इसमें, तो 2 डालकर क्या आएगा, अगर x2 होता तो इसका आंसर क्या आता, f2 आ जाता। उस वक्त आंसर आ जाता f2 बराबर 2 - 3 अपॉन 2 - 4, ये आ गया -1 अपॉन -2, यानी कि 1/2। इसका मतलब जब x2 नहीं होगा तो आंसर 1/2 नहीं आएगा। तो रेंज क्या आएगी, रेंज सर इसकी रेंज आएगी पूरा r एक्सेप्ट, अब ये लीनियर अपॉन लीनियर है, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, तो 1/1। फिर दूसरा, जब हम 2 नहीं डालेंगे, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 2, तो fx इज नॉट इक्वल टू हाफ, क्योंकि 2 रखने पर हाफ आ रहा है, तो जब 2 नहीं रखेंगे तो हाफ नहीं आएगा। तो रेंज में से 1 और 1/2 हट जाएगा, 1 और 1/2 हट जाएगा, दोनों नंबर हट जाएंगे। क्या ये क्लियर हुआ? यानी कुल मिलाकर जो फैक्टर ऊपर नीचे कट रहा है, वो फैक्टर जो कट रहा है, उसे रखने पर क्या होगा, उसे रखने पर हम देख सकते हैं fx बराबर हाफ आ रहा था, हां सर। तो जब x2 नहीं होगा तो fx हाफ नहीं होगा, यानी रेंज में कभी भी आंसर fx का हाफ नहीं आएगा, तो इसलिए आंसर यह हो गया। यह बात समझ में आई? सर y1 बेटा कल ही तो बताया था, लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर। अभी तो बताया अगर f ऑफ x बराबर है ax प्लस b अपॉन cx प्लस d, तो बेटा इसकी रेंज क्या आती है सर, इसकी रेंज आती है r माइनस a बाय c। तो यहां पर जब आपने इसको एक फैक्टर कट कर दिया तो ये क्या बन गया, लीनियर अपॉन लीनियर बन गया। ऊपर भी a1 है, नीचे c1 है, तो 1/1 नहीं आएगा ना बेटा, 1/1 नहीं आएगा ना। हाँ अब समझ में आया, अब समझ में आया, हां सर अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया कि 1/1 क्यों नहीं आया। ये क्लियर हुआ? हाँ ये क्लियर हुआ, हां सर यह क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चलो ये क्लियर हो गया सर। सर x4 भी तो नहीं होगा भाई, जब x4 नहीं होगा, ये तो पहले से दिख रहा है x4 नहीं होगा, उसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। यहां असली में हम वह चीज लिखते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से यहां दिख नहीं रही। जैसे x-2 कट गया, अब तुम्हें लगेगा x को 2 रख दो, क्या इसमें x इक्वल टू 2 देखने में लग रहा है कि नहीं रखना चाहिए, लग रहा है कि रख देना चाहिए, नहीं लग, मतलब x-2 यहां x2 नहीं होना चाहिए, यह बात तुम्हें स्पेशली लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसमें तुम 2 भी रख दोगे तो रखा जा सकता है। तो जो चीज याद रखने लायक होती है, मतलब कहने का क्या है, यहां x-2 पर नीचे कट गया, अब तो x-2 इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा, तो कोई भी अनजान आदमी इसमें x को 2 रख सकता है, हां सर रख सकता है। तो इसीलिए साइड में स्पेशली लिखना पड़ता है कि x2 नहीं होना चाहिए। जबकि अगर कई बच्चे कह रहे हैं x नॉट इक्वल टू 4 भी तो लिखो, भाई वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी को भी दिख रहा है 4 रखने पर अपने आप ही डिफाइंड नहीं होगा, 4 रखने पर ही अपने आप ही डिफाइंड नहीं होगा। आई होप ये क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई? हाँ ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया, ये बात समझ में आई? जी सर यह बात क्लियर हो गई, चमक गया भाई?
हाँ सर ये चमक गया। अब जैसे अगले वाला है, ये वाला तुम बताओ जल्दी से इसका आंसर, यू टेल मी द आंसर फॉर दिस। इसके लिए आंसर आप बताओ मुझे जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आप बताओ फटाफट, यू टेल मी द आंसर। इसकी रेंज बतानी है भाई आपको, यू टेल मी द आंसर। डोमेन बताना था भाई, डोमेन। हाँ डोमेन बताना था भाई, डोमेन। क्या बताना था? डोमेन। ये करो जल्दी से, आप जल्दी से इसका आंसर बताओ, देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। वन मोर एग्जाम्पल बेटा, ये रहे वन मोर एग्जाम्पल। हम 2 नहीं ले सकते इसलिए 1/2 नहीं आएगा आउटपुट में, बात समझ गए? क्योंकि पिछले सवाल में हम 2 नहीं ले सकते थे, हम पिछले सवाल में 2 नहीं ले सकते थे और 2 रखने पर 1/2 आ रहा है, यानी जब x को 2 नहीं रखेंगे तो fx हाफ नहीं आएगा, 1/2 नहीं आएगा। बच्चों ने बता दिया इसका आंसर। ये रहा एक और क्वेश्चन, देखो इसके फैक्टर क्या होंगे? x - 1 x - 4, और यहां क्या होगा सर? x - 1 x + 3, ये फैक्टर हो गए। हाँ सर, x - 1 कट गया तो आपने लिखा fx इज इक्वल टू x - 4 अपॉन x + 3, और साथ में लिखा क्या? x - 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दैट इज x इज नॉट इक्वल टू 1। अब अगर रेंज लिखनी है, अगर x 1 हो जाए, इफ x इक्वल टू 1, तो f1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी -3 अपॉन 4। इसका मतलब x जब 1 नहीं होगा तो fx -3/4 नहीं होगा। तो देयरफॉर रेंज क्या आएगी सर? रेंज आ जाएगी, रेंज आ जाएगी पूरा r माइनस, अब यहां x का कोएफिशिएंट 1, नीचे भी 1, तो 1/1, क्योंकि लीनियर अपॉन लीनियर है, और एक्सेप्ट -3/4, -3/4, यानी रेंज आ गई 1 -3/4, 1 -3/4। जरा देख लो एक बार जरा देख लो। हाँ सर यही आ रहा है, यही आ रहा है, यही आ रहा है। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया भाई? हाँ सर यह क्लियर हो गया। अब मान लो ऊपर नीचे कोई फैक्टर कट ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे? पहला क्या था सर? लीनियर अपॉन लीनियर हो। दूसरा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, और एक फैक्टर ऊपर नीचे कट जाए। सर जरूरी है कटेगा? नहीं, जरूरी नहीं है कटेगा। तो फिर क्या किया जाए? अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो, और दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? इसको बराबर y रखो, इक्वेट द गिवन एक्सप्रेशन टू y, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड मेक अ क्वाड्रेटिक इन x, और क्वाड्रेटिक किस में बनाओ? x में बनाओ। अब जैसी क्वाड्रेटिक x में बनाई तो मेरे ख्याल से करने से बेहतर समझ में आएगा। हाँ सर, जैसे ये सवाल है भाई, ये देखो ये तो फैक्टराइज ही नहीं हो पा रहा सर, फैक्टर तो छोड़ो, x² + x + 1, और नीचे है x² - x + 1, ये फैक्टराइज हो पा रहा है कि नीचे वाला और ऊपर वाला? सर फैक्टर भी हो, अगर मान लो फैक्टराइज भी हो रखा होता, फैक्टराइज भी हो जाता मान लो, लेकिन ऊपर नीचे कोई फैक्टर कॉमन ना होता, तब रेंज कैसे फाइंड करते? तब रेंज कैसे फाइंड करते? ठीक है, तो क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, y के बराबर रखा। ध्यान रखना y की वैल्यूज हमें क्या मिलता है? y की वैल्यूज होती है रेंज, y की वैल्यूज होती हैं रेंज, और x की वैल्यूज क्या होती है? x की वैल्यूज होती हैं डोमेन, x की वैल्यूज होती हैं डोमेन। हाँ सर, y की वैल्यूज रेंज और x की वैल्यू डोमेन। ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है। अब जरा देखो इस प्रॉब्लम में यहां पर हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा भाई? सर ये आएगा x² प्लस नहीं -xy और प्लस y इज इक्वल टू x² + x + 1। इसको उठा के इधर ले आओ, x² y - 1 x y + 1 प्लस y - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से ये क्वाड्रेटिक है x में, यह क्वाड्रेटिक है x में, ठीक है। हाँ तो नोट तो करो भाई, ये दो नोट करो, ये नोट करो आप एग्जाम्पल, ठीक है। उसके लिए जगह छोड़ दो जो लिखना है आपको, उसके लिए थोड़ी जगह छोड़ दो, वो बाद में लिख लेना क्लास के बाद, ठीक है। हाँ ठीक, टाइप बाद में लिख लेना वो टाइप वाली, अभी मेरे साथ समझो इसको, ठीक है बेटा, जरा अच्छे समझो। यहां पर ये आ गए, हम यहां तक आ गए, ठीक है।
क्योंकि ये सब आपने 11th में भी पढ़ रखा है, पता है आपको, ये 11th में भी पढ़ रखा है, ठीक है। हाँ, ये 11th में भी पढ़ रखा है, ठीक। चलो अब जरा देखो, अब जरा देखो यहां पर जैसे ये लिखा है, यहां पर क्योंकि x बिलोंग्स टू r, क्यों, x एक रियल नंबर है, क्योंकि इसमें जब भी जो भी पुट करेंगे x कैसा पुट करेंगे, रियल नंबर, तो x एक रियल नंबर है, इसलिए इसलिए इसका जो d है, दिस इंप्लाइज d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल तब होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। बात समझ में आई? हाँ सर, तो नहीं पढ़ा तो वही तो पढ़ा रहा हूं। एक बच्चा कह रहा सर हमने नहीं पढ़ा, तो बेटा वही तो पढ़ा रहा हूं एक एक चीज करके तुमको, वही तो पढ़ा रहा हूं एक एक चीज करके तुमको। सर y-1 कैसे हुआ बेटा, एक्स स्क्वायर इधर आएगा बेटा, ये इधर आया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो y-1 बन जाएगा। बात समझ में आ गई? y-1 कैसे आया? हाँ सर ये समझ में आ गया, यह क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ ये क्लियर हुआ, हाँ सर यह क्लियर हो गया। चलो सर यहां पर y की जगह y-1 कैसे है बेटा, बता तो दिया, एक्स स्क्वायर को इधर लाएगा, y एक्स स्क्वायर कॉमन लेगा, y-1। मैथमेटिकल रीजनिंग को मैथमेटिकल लॉजिक बोलेंगे ना। हाँ ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल हो सकता है, फंक्शंस में डेफिनेटली रेंज के लिए आ जाए। वी नोट स्क्वायर रूट डज नॉट स्क्वायर रूट गिव्स द वैल्यू विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, बट इट इज टेलिंग रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। हाउ? बेटा अनुभव, तुम जाकर बेसिक मैथ्स के लेक्चर देखो, वहां अच्छे से बता रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 4 सिर्फ और सिर्फ 2 होता है, -2 नहीं होता। तो स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ये ध्यान रखो, ठीक है। इफ x इज नॉट इक्वल टू 2 देन हाउ इज द वैल्यू x इक्वल टू 2? भाई मैंने आपको बताया था यहां पर कि जब x 1 नहीं रख रहे, इसका मतलब हम इसमें x को 1 नहीं रखेंगे, लेकिन अगर इसको देख के लग रहा है x को 1 रखा जा सकता है, हाँ सर इसमें x को 1 रखा जा सकता है, तो रख के देखो। एक बच्चे को कहा कि बेटा कभी भी वहां कुएं के पास मत जाना, क्योंकि कुएं के पास जाओगे तो बेटा बहुत खतरा है। तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले कुएं के पास ही जाके देखता है कि जाके देखो तो सही, क्योंकि जो मना किया सबसे पहले वही काम करेगा। तो हमने इसमें 1 रख के देखा तो आंसर आया -3/4। अब जब हम इसमें 1 नहीं रख सकते तो -3/4 नहीं आ सकता, इसलिए रेंज में से 1 और -3/4 हट जाएगा, ठीक है भाई। हाँ सर ये क्लियर है, यह क्लियर है, अब समझ में आया। क्योंकि 1 नहीं रख सकते, 1 रखने पर -3/4 आया। आउटपुट भाई, जब मान लो एक चक्की है, उसमें तुम चना डालोगे तो बेसन मिलेगा, गेहूं डालोगे तो आटा मिलेगा। अगर तुमने उसमें गेहूं नहीं डाला तो ऑब्वियस सी बात है आटा नहीं मिलेगा। 1 डालने पर क्या मिल रहा था? -3/4। तो जब हम 1 नहीं डालेंगे तो क्या नहीं मिलेगा? -3/4 नहीं मिलेगा, इसलिए -3/4 हट गया, ठीक है भाई। हाँ सर ये क्लियर हो गया। अब जरा देखो, अब जरा देखो, यहां तक आ गए? हाँ सर। अब यहां पर हम मान रहे हैं क्वाड्रेटिक है, तो अगर y-1 नॉट इक्वल टू 0, y-1 क्या ना हो? 0 ना हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक में क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो अगर y-1 0 ना हो तब ये क्वाड्रेटिक है, तो उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d क्या आ गया सर? y+1 का स्क्वायर, b स्क्वायर, माइनस भी आएगा, स्क्वायर होकर वो माइनस हट जाएगा, -4 इंटू y-1 इंटू y-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया y+1 का स्क्वायर, और ये हो गया -2 इंटू y-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस b, और फिर दूसरा फैक्टर बनेगा a माइनस b, हाँ सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया 3y-1, और यह हो गया 3 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यह आ गया भाई, जरा देखो। हाँ सर यह आ गया। अब इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? इसको जब हम लिखेंगे सर यह हो जाएगा 3y-1, 3 y था, y-3 विद अ नेगेटिव साइन, है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 3y-1 y-3 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे? नंबर लाइन बनाओगे। नंबर लाइन बनाई, उस पर लिखा 3 और लिखा 1/3, प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन लेना है? माइनस वाला। तो y बिलोंग्स टू
1/3 से 3, 1/3 से 3। लेकिन यह क्या है, पेरेंट कंडीशन है ना, इसको मानकर ये सब हमने किया। ये हमारी पेरेंट कंडीशन है कि y क्या नहीं होना चाहिए, y 1 नहीं होना चाहिए, y नॉट इक्वल टू 1। तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा, यहां पर y बिलोंग्स टू क्या आ गया, 1/3 से 3 एक्सेप्ट 1। जरा देखो बेटा, ये आया 1/3 से 3 एक्सेप्ट 1, ये क्लियर हो गया। 1/3 से 3 एक्सेप्ट 1, ये चमक गया। हाँ सर, ये है, चमक गया। अब जरा देखो, ये -1 समझ में आया, क्यों आया, बिकॉज ऑफ पेरेंट कंडीशन। अब दो केस लिए थे हमने एक तरीके से देखा जाए तो। पहला केस, अगर y -1 0 नहीं हुआ तब ये आ जाएगा। अब अगर y 1 हो गया, अगर y 1 हो जाए, इफ y इक्वल टू 1, क्योंकि जब हमने ये क्वाड्रेटिक लिखी, जब हमने ये लिखा, हमने इसमें क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाया कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उसके लिए क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक कब होती है, जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 ना हो, तभी तो क्वाड्रेटिक होगी। हाँ सर, तो इसलिए हमने लिखा था y, अगर y -1 0 नहीं है। अब सवाल उठता है, अगर y -1 0 हो जाए, यानी इफ y -1 इक्वल टू 0, दैट इज y बराबर 1, तब उस केस में क्या होगा, अगर y 1 हो गया, अब जरा देखो, अगर y 1 हो गया तो y को 1 रख दिया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहां देख लो सर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया सर, 2x बराबर 0, x बराबर 0, यानी कि जब मैं x को 0 रखूंगा इसमें तो y 1 आएगा कि नहीं आएगा, जब हम x को 0 रखेंगे तो y 1 आएगा कि नहीं आएगा, हां आएगा। इसका मतलब y बराबर 1 संभव है अगर x 0 हो, यानी कि y इक्वल टू 1 वैल्यू आ सकती है। कब, जब x को 0 डाला जाएगा, यानी y इक्वल टू 1, यानी 1 भी आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, y की वैल्यू 1 हो सकती है कि नहीं हो सकती, हां सर हो सकती है। मान लो अगर ऐसा हो जाता, मान लो ऐसा हो जाता, y अगर ऐसा हो जाता, मान लो ऐसा क्वेश्चन लिखा होता, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मान लो ऐसा हो जाता तो क्या होता सर, अगर ये और ये कट जाते, ये भी कट जाता सर, 1 इक्वल टू 5 आ जाता, 1 इक्वल टू 5 आ जाता, तो क्या करते हैं, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब y 1 नहीं हो सकता, तब आंसर यही हो जाता, तब आंसर यही हो जाता। अगर y बराबर 1 रखने पर x की वैल्यू नहीं मिल रही, रियल वैल्यू नहीं मिल रही, तो फिर y 1 नहीं हो सकता, तब y 1 नहीं हो सकता। हां सर, तो जब y 1, उस केस में y 1 नहीं हो सकता अगर ऐसा होता। लेकिन यहां पर दिख रहा है x की वैल्यू कैसी है, ये रियल, यानी x को 0 रखने पर y 1 मिलेगा। इसका मतलब y बराबर 1 इज ऑल्सो पॉसिबल। तो कुल मिलाकर आंसर क्या आ गया भाई, सर कुल मिलाकर आंसर आ गया y बिलोंग्स टू 1/3 से 3, क्योंकि आंसर होगा दोनों का यूनियन। तो ये कह रहा है 1 नहीं और ये कह रहा है 1 भी, तो यूनियन करेंगे तो 1 भी आ जाएगा, 1/3 से 3 आ जाएगा आंसर। ये बात क्लियर हुई, यह बात क्लियर हुई, ये बात समझ में आई, हां सर ये क्लियर हुआ, हां सर यह क्लियर हुआ, 1/3 से 3। यहां पर मैं फिर से बता दूं, y -1 0 क्यों नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए एक्स स्क्वायर का जिंदा रहना जरूरी है। एक्स स्क्वायर जिंदा रहने का मतलब है y -1 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो फिर ये तो क्वाड्रेटिक बचेगी नहीं, फिर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे लगाएंगे। बात समझ में आ गई, इसलिए हमने y -1 नॉट इक्वल टू 0 किया। अच्छा, अब इसका डोमेन निकालना, डोमेन, अगर आपको इसका डोमेन निकालना, डोमेन, अब इसका डोमेन भी देख लो। यहां पर अगर मुझे इसका डोमेन निकालना है तो डोमेन के लिए क्या करें सर, डोमेन के लिए सर नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले का डोमेन सर ये तो सब जगह डिफाइंड है, बस ये 0 नहीं होना चाहिए। अब जरा ये सोचो, नॉट इक्वल टू 0, सर ने बताया था छपाक से रफ में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को 0 रख लो। अब इसका d निकालो, d आएगा -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, तो d आ गया सर -3, d आ गया -3 लेस देन 0, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। यानी कहने का मतलब है दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता किसी भी रियल आर पर। तो इसलिए इसका डोमेन क्या आ गया, पूरा आर।
डोमेन क्या आ गया, पूरा आर, डोमेन हो गया आर। आई थिंक दैट इज क्लियर कि डोमेन आर कैसे हो गया। हाँ सर ये क्लियर हो गया, डोमेन आर कैसे हो गया, ये क्लियर हुआ। तो जरा समझो, डोमेन के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो रफ में हमने किया जीरो रख लिया, डी निकाला, डी नेगेटिव आ गया, तो इससे पता चला कोई रियल रूट्स नहीं है, इसलिए डोमेन पूरा आर आ गया, क्योंकि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता किसी भी एक्स पर, किसी भी रियल एक्स पर। ये बात क्लियर हो गई। हाँ सर यह बात क्लियर हो गई। तो क्या शिक्षा मिली, कभी भी इस तरह का आए तो आप आराम से डोमेन रेंज निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये क्लियर हुआ। हाँ सर यह क्लियर हुआ। लास्ट वाला स्टेप नहीं समझा भाई, लास्ट वाले स्टेप में आपको सिर्फ इतना समझना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, भाई ये जीरो नहीं आ रहा किसी भी रियल एक्स पर, तो इसका मतलब क्या, ये जीरो कभी नहीं होगा किसी भी रियल एक्स पर, वही तो लिखा भाई, नो रियल रूट का मतलब है ये किसी भी रियल एक्स पर जीरो नहीं होगा, इसका मतलब यह किसी भी रियल एक्स पर जीरो नहीं होगा, वो मैथमेटिकली लिख दिया हमने, इसलिए डोमेन हो गया पूरा का पूरा आर, पूरा का पूरा आर। क्लियर है बात। हाँ सर यह क्लियर हो गई, यह क्लियर हो गया। चलाओ, हाँ ये क्लियर हो गया। सर फैक्टर कैसे कर रहे हैं बताओ। भाई फैक्टर कहां किए हमने, फैक्टर तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूं, बस इतना ही है और कुछ नहीं, ठीक है। यूनियन कब लेंगे और कब ब्रैकेट क्लोज होगा ये पता नहीं चल रहा सर, रिवीजन लेक्चर देखने के बाद भी उसमें सारा क्वेश्चन हो जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो जा रहा कि पता नहीं चल रहा कि कब यूनियन होगा। भाई केसेस का आंसर्स हमेशा यूनियन होता है। क्या, केसेस के जो आंसर्स आते हैं, कान खोलकर सुन लो, केसेस के आंसर्स का हमेशा यूनियन होता है, ठीक है। तो केसेस का ये मैं लिख देता हूं, यह मैं लिख देता हूं भाई, पहले भी लिखी थी बात, पहले भी लिखी थी मैंने बात, ये एक बार फिर लिख देता हूं, केसेस के आंसर्स का हमेशा यूनियन होता है, केसेस के आंसर्स का हमेशा यूनियन होता है, हमेशा यूनियन होता है। तो पहली चीज तो ये याद रखें, केसेस के आंसर्स का हमेशा यूनियन होगा, हमेशा केसेस के आंसर्स का क्या होगा, हमेशा यूनियन करना पड़ेगा। वी विल ऑलवेज हैव टू डू यूनियन फॉर केसेस, केसेस के आंसर्स का हमेशा यूनियन होता है। इंटरसेक्शन कहां होता है, इंटरसेक्शन होता है एक साथ, इंटरसेक्शन होता है एक साथ, ठीक है, इंटरसेक्शन होता है एक साथ, ठीक है, ये क्लियर है। हाँ सर, और इंटरसेक्शन कहां होता है, जब हमें चीजें एक साथ रखनी होती हैं, जैसे कि एक साथ हम चाहते हैं एक से ज्यादा चीजें एक साथ सही हो जाएं, जैसे कि यहां पहला सवाल हमने किया था, अगर आपको याद हो, हम चाहते थे ये भी जीरो से बड़ा हो, एंड ये भी जीरो से बड़ा हो, एंड यह भी जीरो से बड़ा हो, हम चाहते तीनों चीजें एक साथ हो जाएं, यह भी जीरो से बड़ा, यह भी जीरो से बड़ा, यह भी जीरो से बड़ा, तो क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। बात समझ में आ गई। केसेस जैसे अभी हमने केस लिया, केस 1 अगर जीरो ना हो, केस 2 अगर जीरो हो, तो जैसे आप मॉडुलस में खोलते हो उस तरह के सवाल में, ठीक है। केसेस मतलब ऐसे जब आपको अलग अलग केसेस में ब्रेक करना पड़े एक सवाल को, ठीक है। हाँ सर यह क्लियर हुआ, चमक गया भाई। अब जरा देखें ये वाला प्रॉब्लम, यहां पर अगर हम चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, आप इसे खुद ट्राई करना, ट्राई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ट्राई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वैसे ही करना जैसे अभी किया है, ये आप करके देखना, ठीक है, ये आप करके देखना। मैं इसे एक दूसरे तरीके से करता हूं, देखो आपको दिख रहा है जो नीचे है ना, क्या वो ऊपर क्रिएट कर सकते हो, तो ये और आसानी से हो जाता है। हाँ सर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे सर, 2x स्क्वायर प्लस 2x, अगर मैं 3 को लिख दूं 2 + 1, तो सर जैसा नीचे है वैसा ऊपर क्रिएट हो जाएगा, कांस्टेंट अलग, यानी क्रिएट करने का मतलब जैसा नीचे बिल्कुल वैसे ही ऊपर क्रिएट हो जाए और कांस्टेंट अलग हो जाए। हाँ सर कांस्टेंट अलग, देख रहे हो, देखो सर 2 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और प्लस एक कांस्टेंट बच गया 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ गया। हाँ सर ये आ गया, तो जैसा नीचे वैसा अगर ऊपर क्रिएट हो जाए तो समझो सवाल खटाखट हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करोगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो एक तरीका और है, जरा ध्यान से सुनना। सर सेपरेट करेंगे, सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1
प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कितना आया भाई? तो 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और हमें क्या करना है? रेंज फाइंड करनी है। डोमेन तो आर ही होगी, डोमेन तो आर ही होगी। हाँ सर, ये क्लियर है? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। अब जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, आप क्या करो सर, अब हम इसमें रेंज के लिए चाहें तो गोला मेथड लगा सकते हैं। स्क्वायर कंप्लीट कर लो। स्क्वायर कैसे कंप्लीट होगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 1, उसका स्क्वायर किया हाफ, उसका हाफ किया 1/2, तो 1/4 जोड़ा, 1/4 घटाया, और लास्ट में अपने पास क्या है? +1, +1 ये लिखा है। ये 1/4 हमने जोड़ा घटाया, तो ये क्या बन गया सर? ये बन गया 2 + 1 अपॉन एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और ये 1/4 और ये मिलकर हो गया 3/4। जरा देख लो, ये बन गया। हाँ ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। ये बात समझ में आई? हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई, यह बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई भाई। अब जरा देखो, यहां होल स्क्वायर है, ध्यान से देखना बच्चों, यह होल स्क्वायर है। एक्स की वैल्यू एक्स प्लस हाफ लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर एक्सप्रेशन की वैल्यू -∞ से +∞ जा सकती है, और जब स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वाले प्लस में बदल जाएंगे। -1 का 1 हो जाएगा, -2 का 2 हो जाएगा। तो स्क्वायर की जो रेंज आती है वो कहां से कहां तक आएगी सर? 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। अब इसमें क्या जोड़ना है सर? 3/4, 3/4 जोड़ दो, तो सर ये हो गया 3/4 से इन्फिनिटी। बिल्कुल सर। अब क्या करना है? रेसिप्रोकल। इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन लगता है, इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन लगता है, इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज नहीं आता। अब जरा देखो, 3/4 से इन्फिनिटी, अब इसका रेसिप्रोकल करो, अब इसका रेसिप्रोकल करो। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हो तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हो गया सर 0, इन्फिनिटी का हो गया 0, और 3/4 का 4/3। इन्फिनिटी पर था ओपन, तो यहां ओपन और यहां क्लोज्ड। क्यों? 3/4 का उल्टा 4/3, तो वहां क्लोज्ड, यहां क्लोज था। यहां ओपन था तो 0 पर ओपन, क्योंकि हमें पता है 1/∞ 0 की तरफ जाता है। अब इसमें क्या जोड़ना है सर? 2 जोड़ना है, तो 2 और जोड़ लो, 2 और जोड़ लो। तो 2 जोड़ा, 2 से लेकर 2 + 0 2, और 2 से लेकर 2 + 4/3, यानी कि रेंज आ गई 2 से लेकर 3 × 6 10/3। सो दैट इज द रेंज, दैट इज द रेंज 2 से 10/3। ठीक है, हाँ 2 से 10/3, दैट इज द रेंज। यह बात समझ में आई? यह बात क्लियर हुई? हाँ सर, यह बात क्लियर हुई। 2 से लेकर 10/3, दैट इज द रेंज। मैच हो गया। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते तब भी आंसर यही आता। तो आप घर में TAH1 आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना। ठीक है भाई? हाँ सर, चेक करेंगे। अब जरा ये देखो, एक क्वेश्चन, हमें डोमेन निकालनी, हमें डोमेन और रेंज। अच्छा, पिछले वाली की डोमेन क्या आएगी सर? वही आएगी जो पहले आया था। डोमेन क्या आएगी सर? R आएगी। इसकी डोमेन क्या आएगी? पूरा R, बिल्कुल वैसे ही डोमेन क्या आएगी? पूरा R। ठीक है, जैसे पिछले वाले में x² + x + 1 ≠ 0। अब यहां आ जाओ, ये सवाल देखो भाई, सर ये ASRQ क्या है? अब हमने यह करना शुरू कर दिया। जो क्वेश्चन अच्छे होंगे ना, ये हो गया आशीष सर रिवीजन क्वेश्चन। जब मान लो आपका एग्जाम है, कुछ दिन बचे हैं, आपको पूरा नोट्स रिवाइज करना है, तो बस ये क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन में कुछ स्पेशल होगा, हाँ देखने लायक क्वेश्चन होगा, कुछ स्पेशल, कुछ स्पेशल। वर्टेक्स से पैराबोला से निकालोगे तो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, वर्टेक्स और पैराबोला से निकालोगे तो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो, यानी कि आप जब रिवीजन करोगे तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। सर सारे क्वेश्चन करने, बच्चे अक्सर उस समय पूछते हैं सर सारे क्वेश्चन करने, तो हम कहेंगे भैया जो ASRQ वाले हैं ना, वो करके देख लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, चलो आओ, अब जरा इसका रेंज निकालना है। तो पहले तो इसको चाहो तो ट्राई विद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ट्राई विद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उससे तो आ ही जाएगा। ट्राई विद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखो मैं इसमें क्या करता हूं, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, पहला तरीका मेथड 1 है ना, ये तो हो गया पहला तरीका करने का, मेथड 1। अब दूसरा तरीका मेथड 2, मेथड 2, मेथड 2 देखो, y है 2x / 1 + x²। मुझे इसकी रेंज निकालनी है। डोमेन तो मिल ही जाएगी। डोमेन क्या होगी
सर डोमेन होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। डोमेन क्या होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब रफ में क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 रख लो। सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 नॉट पॉसिबल। एक्स किसी रियल नॉट पॉसिबल फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर, यानी किसी भी रियल नंबर पर 0 नहीं होगा, इसलिए डोमेन क्या आ गई। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो डोमेन आ गई आर। डोमेन क्या आ गई भाई, आर आ गई। डोमेन तो आर आ गई। ये बात समझ में आई? हां सर, यह बात क्लियर हो गई। अब जरा देखो इस प्रॉब्लम को। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे हुआ भाई? किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल तब होते हैं, 10वीं कक्षा में पढ़ाते हैं 10th क्लास में, जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। सर डी वाली इक्वेशन कैसे आई? बेटा डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है? डी फॉर बेटा डोंकी होता है। बेटा डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है सर, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों करा भाई? रूट्स रियल है ना, इसीलिए किया। रूट्स रियल है इसीलिए किया। ठीक है, यह बात क्लियर है। डोमेन आर मींस क्या है? डोमेन आर मींस क्या है? डोमेन आर का मतलब है पूरा रियल नंबर, सारे रियल नंबर, सारे रियल नंबर। ये बच्चा पूछा डी क्या है? डी फॉर डोंकी होता है बेटा, डी फॉर डोंकी। चलो आ जाओ, y है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहला तरीका, पढ़ने वाले बच्चे समझें। tan x की रेंज क्या होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। tan x की रेंज क्या होती है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। tan x की रेंज क्या होती है? जल्दी से लिख के बताओ। सर tan x की रेंज होती है, tan x की रेंज होती है पूरा r। tan x की रेंज क्या होती है? पूरा r। tan x की रेंज होती है r, पूरा r होती है। हाँ, इसका मतलब हम दुनिया के किसी भी नंबर को tan x बोल सकते हैं, tan थीटा बोल सकते हैं। हाँ सर, जैसे मान लो तुम्हें किसी के 5,626 रुपए देने हैं, तो तुम क्या होगा, हमें tan थीटा रुपए देना है। कोई ना कोई थीटा तो ऐसा होगा जिस पर वैल्यू 5,626 रुपए होगी, है ना। तो tan की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए दुनिया के किसी भी नंबर को आप tan थीटा रख सकते हैं। तो हम यहां पर x को रखते हैं tan थीटा। सर ये ख्याल कैसे आया? बेटा ये ख्याल मुझे ट्रिग्नोमेट्री से आया। क्योंकि ये ख्याल कैसे आया? आप पूछोगे रीजन। इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों रख रहे हो? उसका रीजन ये है, मुझे पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और मुझे यहां पर साक्षात वही बनता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो हो ही जाएगा, लेकिन कई बार इस तरह से देखने पर भी आराम से हो जाएगा ये। तो आपने x को tan थीटा किया, हाँ सर रखा, तो ये हो गया y इज इक्वल, क्योंकि दुनिया के किसी भी नंबर को हम tan थीटा रख सकते हैं, किसी भी नंबर को, लेकिन कहां रखेंगे? जहां हमारा फायदा हो वहीं रखेंगे। तो ये बन गया साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा में साइन 2 थीटा, अब साइन 2 थीटा हो या साइन 3 थीटा हो, इसकी रेंज क्या होगी? सर साइन की रेंज होती है -1 से 1, खत्म। -1 से 1, तो रेंज आ गई -1 से 1, दैट इज द रेंज, खत्म। -1 से 1, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से 1 होती है। अब कई बच्चे बोल रहे हैं -2 से 2। बेटा अगर 2 बाहर होता, 2 साइन थीटा होता, तो रेंज आती -2 से 2। यहां 2 अंदर है एंगल में, तो एंगल तो अभी भी -∞ से इन्फिनिटी है, एंगल तो अभी भी वेरी कर रहा है ना, तो इसलिए रेंज क्या आएगी? -1 से 1। अब तीसरा तरीका, सर तीसरा तरीका भी है? हाँ बेटा तीसरा तरीका भी है। देखो y इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है भाई। हाँ सर ये क्लियर है। जरा इसको करने का तीसरा तरीका देखो। अगर x 0 नहीं हुआ, अगर x 0 हुआ, देखो दो बातें हो सकती हैं। अगर x 0 हुआ तो y की वैल्यू 0 आएगी। अगर x 0 नहीं हुआ, सर ये सब कैसे सोचेंगे? आएगा, 2 मिनट समझ लो पहले। देखो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ये मत सोचो ये हमारे दिमाग में कैसे आएगा, ये हमारे दिमाग में कैसे आएगा। अगर सब कुछ तेरे दिमाग में आ जाएगा तो भैया फिर तो तू ब्रह्मा हो जाएगा, भगवान हो जाएगा। सब कुछ तो नहीं आएगा ना दिमाग में, थोड़ा सीखने की कोशिश करो। अगर x 0 हो गया तो y 0 आएगा। अगर x 0 नहीं हुआ तो ऊपर नीचे आप x से डिवाइड कर दो, तो 2 सर x प्लस 1 अपॉन एक्स बन जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स बन जाएगा। हाँ सर x प्लस 1 अपॉन एक्स बन जाएगा। अब समझ में आया मैंने 0 क्यों नहीं किया? मैंने 0 क्यों किया?
क्योंकि अगर मैं नीचे डिवाइड करना चाहता था x से, तो मुझे पता है डिवाइड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, x 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर x 0 हुआ तो आंसर 0 ही आएगा, साफ है। तो अगर x 0 नहीं होगा तो यह आएगा 2/x + 1/x। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ऐसा करने से फायदा देखो क्या होगा सर, y की वैल्यू आ गई 0 और दूसरी आई 2/x + 1/x। ये कब आया, जब x 0 नहीं है। सॉरी, ये तब है जब x 0 है, और ये कब है, जब x 0 नहीं है। तो अगर x 0 नहीं है, आप मुझे बताओ x + 1/x की वैल्यू क्या क्या आती है सर? इसकी वैल्यू आती है सर, आपने बताया था, इसकी वैल्यू आएगी सर 2 से इंफिनिटी, या फिर -∞ से -2। बिल्कुल सर, यही आती है इसकी वैल्यू। क्यों? अगर x पॉजिटिव हुआ, 0 नहीं, अगर x पॉजिटिव हुआ तो 2 से इंफिनिटी, अगर x नेगेटिव हुआ -∞ से -2, -∞ से -2। बिल्कुल सर। अब जरा इसको लिखो × 1। तो जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो वैल्यू कहां से कहां तक आएगी सर? ये आ जाएगी 0 सर, इसका रेसिप्रोकल 0, इसका 1/2, इसका 1/2 ओपन, फिर यूनियन -∞ का रेसिप्रोकल भी 0 और इसका -1/2, ये आ गया। अब × 2 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? × 2 करोगे सर, ये आएगी -1 से 0 यूनियन 0 से 1। हां सर, यानी कि इस केस में y की वैल्यू, यानी y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? दिस इंप्लाइज y क्या क्या हो सकता है? y बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से 1। हां सर, यूनियन 0 से 1, और साथ में y 0 भी हो सकता है, यूनियन 0, यूनियन 0। तो अब जरा मुझे बताओ ये क्या बन गया सर? ये बन गया y बिलोंग्स टू -1 से 1। आंसर, आंसर। ये बात क्लियर हो गई? हां सर, -1 से 1, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। ये बात समझ में आ गई? यह बात क्लियर हो गई? हां सर, यह बात क्लियर हो गई। यूनियन 0 क्यों? क्योंकि 0 पर y की वैल्यू 0 भी आ सकती है, और यहां से y की वैल्यू ये आ सकती है। तो y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? सब मिला दो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मिला दो। मिला दो मतलब यूनियन कर दो, मिला दो मतलब यूनियन कर दो, मिला दो मतलब यूनियन कर दो। यह बात क्लियर है? तो 3 तरीके से बताया। पहला तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई एंड एंजॉय, आराम से हो जाएगा उससे। दूसरा तरीका tan थीटा पुट करके। तीसरा तरीका बेसिक मैथ्स का यूज करके। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर, अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर। हां, ये क्लियर हो गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भाई ये तो छोड़ो, ये है a की पावर x, a लेस देन 0, a इक्वल नॉट इक्वल टू 1, x बिलोंग्स टू r। भाई पता नहीं क्या क्या लिख दिया हमारे ऑपरेटर ने, x बिलोंग्स टू r। तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a की पावर x। अगर a 1 से बड़ा हो तो यह बनता है, यह बनता है, यह बनता है, क्या बनता है? यह बनता है, ये मेरे ख्याल से ऑलरेडी कल बता दिया था। हां सर, ये तो ऑलरेडी बता दिया था, ऑलरेडी डन। बच्चे बता रहे हैं, थैंक यू बेटा, ऑलरेडी डन। अब जरा यहां आ जाओ, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। इसकी रेंज निकालनी है। एक चीज और बताऊं, रेंज निकालने का कोई सेट तरीका नहीं है। कोई कहे ये 3 मेथड है, इससे निकल जाएगी रेंज हर सवाल की, झूठ बोल रहा है तुमसे, बेवकूफ बना रहा है तुमका, नहीं बन सकती। सिर्फ 3 मेथड से रेंज बन जाएगी? नहीं। रेंज निकालने का दुनिया में कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। तो कोई किताब गिन ले, उठा ले, उसमें तुझे दिख रहा हो कि भाई ऐसे ऐसे करो, ये 3 मेथड है, सारी रेंज निकल जाती। नहीं निकलेगी सारी रेंज। रेंज निकालने के लिए जैसे जैसे आप मैथ्स आगे पढ़ते जाओगे, रेंज के सवाल आपसे आसान होते चले जाएंगे। क्या आप अभी सारे फंक्शन की रेंज निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, अभी नहीं। जैसे हम कैलकुलस पढ़ लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ लेंगे, उसके बाद रेंज निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है? तो रेंज के लिए मैं आपको कह रहा हूं, जो जो सवाल हम करा रहे हैं इनको एक बार फिर से ट्राई करिए, इससे आपकी थिंकिंग खुलेगी। जो हम आपको होम चैलेंज देते हैं, जो भी हम आपको केटीके देते हैं, इसको देने का मकसद क्या है?
उसको देने का मकसद है आपकी थिंकिंग को बढ़ाना। कई लोग जैसी थिंकिंग पे जो रहा था, माय बाप 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 करने लगता है, भाई हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा सर। तो बेटा इस तरह का एटीट्यूड जब रखोगे तो कभी भी जेईई एडवांस तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि जेईई एडवांस में ना तो कोई क्लास इलस्ट्रेशन आएगी जो क्लास में की है, ना ही कोई सवाल आएगा केटीके वाला। वहां क्या लेकर जाना पड़ेगा, वहां क्या आएगा, आइडियाज आएंगे। जैसे हमने ASRQ वाला सवाल किया अभी, अच्छा tan थीटा एक आइडिया मिल गया दिमाग में, ऐसा होगा तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा डिवाइड करके x + 1/x, ये एक आइडिया मिल गया। तो ये आइडियाज ही वहां काम आएंगे, और कुछ काम नहीं आने वाला, और कुछ काम नहीं आने वाला, ठीक है। हां, अब जरा देखो, अगर हम इसकी बात करें, e⁻x - 1 का होल स्क्वायर, ये है ना सर। होल स्क्वायर कहां से कहां तक होगा सर? होल स्क्वायर की वैल्यू सर x 1 पर 0 आ रहा है, बाकी आपको पता ही है होल स्क्वायर हमेशा >= 0 आ रहता है। ये आ गया 0 से इन्फिनिटी। तो अब यह होगी इसकी रेंज। अब इसकी रेंज क्या होगी, ये e की पावर में चढ़ा बैठा है, तो ये हो जाएगी e⁻0 से e⁻∞। हां सर। अब e⁻x का ग्राफ कैसा होगा सर? e⁻x का ग्राफ सर ऐसा होगा, e 1 से बड़ा है, ऐसा ग्राफ होगा, है ना। हां, अब x जब इन्फिनिटी जाएगा, जब x इन्फिनिटी जाएगा, है ना, जब x कहां जाएगा, इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी कहां जा रही है सर? इन्फिनिटी। तो ये आ गया 1 से इन्फिनिटी, e की पावर 0 1 होती है, काम खत्म, काम खत्म। सेकंड वाला देखो सर, ये तो और भी आसान है, y = 2 की पावर x² + 1। अब जरा देखो ये कहां से कहां तक जा रहा है सर? ये जा रहा है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। हाँ, अब ये कहां जाएगा सर? ये जाएगा 2 की पावर 0 से 2 की पावर इन्फिनिटी। अब 2 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर x का ग्राफ भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ये तो y = e⁻x का, 2 की पावर x का ग्राफ भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो ये कहां जाएगा सर? 1 से इन्फिनिटी। अब इसमें जोड़ दो 1, जब आप इसमें 1 जोड़ोगे ये बन जाएगा 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। यस। अब ये वाला जो सवाल है नेक्स्ट, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, यह भी बहुत अच्छा सवाल है, लास्ट वाला। अब लास्ट वाला सवाल देखो अच्छे से, मजा आ जाएगा देखकर। सी पार्ट देखें, सी पार्ट में fx बराबर e⁻2x - e⁻x + 1 अपॉन e⁻2x + e⁻x + 1। हमें यहां पर कुछ नहीं कर सकते भाई, e⁻x से हम ऐसा गोला गोला बना के अलग अलग तो नहीं कर सकते। गोला गोला वहां बनाना चाहिए जहां एक ही फंक्शन हो। आप देख लो यहां पर x का सिर्फ एक ही फंक्शन था, बस ये था ऊपर, फिर यहां पर भी। तो गोला मेथड कहां लगाना चाहिए? जहां एक ही फंक्शन हो। ऐसा नहीं बहुत सारे फंक्शन, इसका निकाल लो, 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 फिर जोड़ लो, फिर डिवाइड कर दो। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा क्या होगा इसमें? अब जरा ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करके देखो, थोड़ा बारीक दिमाग से सोचो। सर हम तो नहीं सोच पा रहे, हाँ तो सोचवा रहा हूं, मेरे साथ सोचो। अगर मैं इसे e⁻x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e⁻x। सर यहां पे वो नहीं लिखना पड़ेगा x e⁻x नॉट इक्वल टू 0। पिछली बार तो जब आपने x से डिवाइड किया था तो दो केस लिए थे, अगर x 0 होगा और x 0 नहीं होगा। तो सर जब यहां e⁻x से डिवाइड कर रहे हो तो नहीं लिखोगे e⁻x इक्वल टू 0, और दूसरा केस e⁻x नॉट इक्वल टू 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि e⁻x 0 होता ही नहीं है। क्यों? किसी भी पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर कर लो, आंसर कभी भी नेगेटिव या 0 आ ही नहीं सकता, नेगेटिव या 0 आ ही नहीं सकता। हां, तो ये हो गया e⁻x - 1 + 1 अपॉन e⁻x डिवाइडेड बाय e⁻x + 1 + 1 अपॉन e⁻x। इसमें कई जो सो कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमास बुद्धिमान लोग हैं वो रखेंगे e⁻x को t, बोले वेरी इजी, वेरी इजी, e⁻x को t रख लेते, क्वाड्रेटिक बन जाएगा ये, क्वाड्रेटिक बन जाएगा ये, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इंजॉय। बेटा गलत हो गया ये, है ना। अगर तू क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इंजॉय करेगा, एंड इंजॉय, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहां t पूरा r वैल्यू नहीं ले सकता। जैसे तूने ये t लिखा तो
तो यहां से पता चलेगा टी की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, जबकि क्वाड्रेटिक में ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती। रूट तो कहीं भी आ सकता है, रूट तो माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। तो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो वेरी इजी, टी रखकर खटाक से हो जाएगा, तो बेटा समझ जाना बर्बाद हो जाओगे, समझ जाना बेटा बर्बाद हो जाओगे। वेरी इजी। हाँ, तो बेटा यहां क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब क्वाड्रेटिक बनेगी तो उसमें टी की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। जब तुम डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाओगे तो तुम लिखोगे टी बिलोंग्स टू आर, और जब टी बिलोंग्स टू आर तो टी की वैल्यू -2 भी हो सकती है, जबकि टी की वैल्यू -2 हो ही नहीं सकती, क्योंकि ई की पावर एक्स टी के बराबर है, और टी ई की पावर एक्स 0 नहीं होता, 0 से बड़ा ही होता है हमेशा। हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई। हाँ, तो इसीलिए यहां पर क्या लिखेंगे? ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। बात समझ में आ गई? वेरी इजी। हाँ सर, अब जरा देखो, ये बन गया ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स -1 डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1। कोई समझदार व्यक्ति होगा, आप में से देखते हैं कोई समझदार है क्या? जरा बताना क्या करें? सर जैसा नीचे है, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बना लो, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बना लो। हाँ सर, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर 1/x प्लस 1 -2 डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1। भाई देख लो, जिसके पास भी दिमाग होगा ना, गणित के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? दिमाग, दिमाग, दिमाग चाहिए, है ना? अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो मैथ तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होगा, केमिस्ट्री भी हो सकता है। अब जैसे इसको सेपरेट करेंगे, ये हो जाएगा 1 - 2 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1। अब देश का बच्चा बच्चा जानता है, देश का बच्चा बच्चा जानता है, क्या जानता है देश का बच्चा बच्चा? देश का बच्चा बच्चा जानता है कि भैया नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, यह वैल्यू होगी 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी। चीटिंग करते हैं आप, आपने पिछली बार तो कुछ और लिखा था, पिछली बार तो आपने लिखा था -2 से माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से -2, 2 से इंफिनिटी लिखा था आपने पिछली बार तो, और अब की बार तो गलत लिख दिया, आपकी बार ये क्यों लिखा? तो देखो बेटा बुधई कुमार, यहां पर ई की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, ई की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, ई की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। और पॉजिटिव नंबर पर इसकी रेंज आती है 2 से इंफिनिटी, इसकी रेंज आती है 2 से इन्फिनिटी। हाँ सर, 2 से इन्फिनिटी। बात समझ में आई? हाँ सर आ गई, सर आ गई, अब तो समझ में आ गई सर, बिल्कुल अच्छे से आ गई सर। तो यह है 1 - 2 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1। भाई इसकी रेंज हो गई 2 से इन्फिनिटी। हाँ सर, 2 से इन्फिनिटी। आओ अब इसमें 1 जोड़ो सर, ये हो गया 3 से इन्फिनिटी। जी सर, फिर इंटू 1 है, इसका रेसिप्रोकल कर लो सर, 0 का इन्फिनिटी का 0, 3 का 1/3। अब बेटा 2 से मल्टीप्लाई और कर लो सर, ये हो गया 0 से 2/3। अब बेटा जी इसको 1 में से माइनस और कर दो सर, ये आ जाएगा 1 - 0 पर ओपिन। ओपिन क्यों? क्योंकि 0 पर ओपिन है तो 1 - 0 पर भी ओपिन। जो जैसा है वैसा रहेगा, जो जैसा है वैसा रहेगा। हाँ सर, ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? हाँ सर। फिर अगला आएगा 1 - 2/3, ये आ गया भाई, तो ये आ गई रेंज, ये आ गया 1/3 से 1, दैट इज द रेंज, दैट इज द रेंज। तो y बिलोंग्स टू fx बिलोंग्स टू दिस, तो भाई ये हो गई रेंज, ये हो गई हमारी रेंज। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गया? हाँ सर। लॉगरिथमिक फंक्शन भाई बहुत अच्छे से बता चुके, इतनी बार बता चुके, अब बताने का मन भी नहीं कर रहा सर, ये तो हमने बहुत सीख लिया सर। लॉगरिथमिक और मत बताओ सर। बिल्कुल सर, लॉगरिथमिक और मत बताओ।
हाउ कैन वी थिंक इन दिस वे? बेटा जब आप देखो, जैसे जैसे लोगों के साथ रहते हो आप वैसे वैसे बन जाते हो। जितना ज्यादा समय आप हमारे साथ बिताओगे आप धीरे धीरे करके हमारे जैसे बनते जाओगे, ठीक है ना? आप धीरे धीरे करके हमारे जैसे बनते जाओगे, ठीक। अब जरा देखो भाई, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, आईआईटी जेई में आने लायक सवाल है। जरा देखो, इसका डोमेन पूछा है, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन ऑफ एफ। डोमेन पूछा है तो डोमेन के लिए क्या सर, रूट के अंदर का सामान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इंटू ln स्क्वायर एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और कुछ कहोगे? हाँ सर और भी कहेंगे सर। एंड सर साथ में लॉग भी तो डिफाइंड होना चाहिए सर। हाँ, x माइनस 3 0 से बड़ा होना चाहिए। जरा देख लो भाई, जरा देख लो भाई, ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, बहुत प्यारा सवाल है, मेरे साथ साथ आप देखते जाओ, आपके मुंह से लास्ट में वहां निकलेगा मजा आ गया सर, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया सवाल है सर, बहुत ही बढ़िया। आओ देखते हैं, ये आ गया। हाँ सर, ये क्यों लगाया? फॉर लॉग टू बी डिफाइंड। लॉग कब डिफाइंड होगा? जब उसके अंदर का सामान 0 से बड़ा हो। और रूट कब डिफाइंड होगा? जब उसके अंदर का सामान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। हाँ सर, तो यहां से आ गया x ग्रेटर देन 3। बिल्कुल सर। अब इसको करते हैं सर, ये फैक्टर होगा x माइनस 5 x प्लस 2 इंटू ln स्क्वायर x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जरा गौर से देखो बेटा, ये पावर कैसी है? ये चचा है। हाँ सर, ये पावर है इवन, तो चचा को हटा दो, चचा को हटा दो। अब चचा जाने से पहले क्या कहकर जाएंगे? बेटा याद रखना जा तो रहे हैं, लेकिन अगर बेटा हम 0 हो जाते ना तो मां कसम लेफ्ट वाले को पूरा 0 कर देते हो। 0 ग्रेटर देन 0 हो सकता है, तो यहां लिखेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं भाई, है ना? यहां लिखेंगे एंड, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, इधर को करते हैं, x माइनस 5 x प्लस 2, पावर इवन है ना, पावर इवन है बेटा इसमें, पावर इवन, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ln ऑफ x माइनस 3 बराबर 0 इज ऑल्सो पॉसिबल, इज ऑल्सो पॉसिबल। याद करो, ए मेरे बैच के बच्चों जरा याद करो वो कहानी, जब जब मेथड ऑफ इंटरवल में कोई भी इवन पावर के साथ आता था तो चचा को हम भेज देते थे, हटा देते थे, और फिर चचा से पूछते चचा आखिरी इच्छा, तो वो आखिरी इच्छा बताकर जाते थे। ये बात क्लियर है? हाँ सर, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर? बिल्कुल सर। अब जरा देखो, यहां से x माइनस 3 बराबर 1, तो x इक्वल टू 4 इज ऑल्सो पॉसिबल, इज ऑल्सो पॉसिबल। ये आ गया भाई? हाँ सर। तो यहां से आ गया, नंबर लाइन बनाई सर इसके लिए, एक आया 2, एक आया 5, माइनस 2 है ना, प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। तो कुल मिलाकर आंसर आया भाई, ये कह रहा है एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो भाई हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज x की वैल्यू यहां से आ गई टोटल माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 5 से इंफिनिटी, और साथ में क्या? यूनियन 4। 4 इसके अंदर है? नहीं, 4 इसके अंदर नहीं है। चचा की आखिरी इच्छा को सम्मान दिया, यूनियन 4 भी रखा, यूनियन 4 भी रखा। अब ये है हमारी सेकंड कंडीशन, ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन। हम चाहते हैं यह भी होना चाहिए था, यह भी होना चाहिए था, तो क्या करें? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कहां करते हैं? जहां हम चाहें यह भी हो एंड यह भी हो, दोनों चीजें एक साथ हो, तो वहां इंटरसेक्शन। तो 1 इंटरसेक्शन 2। तो भाई जरा देखो, ये कह रहा है -2 से माइनस इंफिनिटी, 5 से इंफिनिटी, और साथ में 4 भी, साथ में 4 भी, ये छोटा सा एक डॉट। फिर जो उधर है वो कह रहा है 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, वो बोल रहा है 3 से बड़ा होना चाहिए भैया, 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा मतलब यहां पर ये है, तो भाई जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आएगा। हाँ सर। और साथ में पता आईआईटी ने क्या, आईआईटी कभी देगा ना तो ये 4, एक ऑप्शन देगा जिसमें 4 यूनियन में लिखा ही नहीं होगा, और एक ऑप्शन होगा जिसमें 4 यूनियन में लिखा होगा।
तो कई लोग ढांचू ढांचू करके बस 5 टू इंफिनिटी लिखाएंगे। तो x बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी यूनियन 4, तो 4 आएगा, और यूनियन 5 से इंफिनिटी। ये आ गया डोमेन, ये आ गया डोमेन। बात समझ में आ गई? हाँ सर, यह क्लियर हो गया, यह क्लियर हो गया। जरा देख लो भाई एक बार, जरा देख लो भाई एक बार। हाँ भाई, क्लोज इंटरवल होगा, मैंने यहां पर ओपन लगा दिया, गलती से क्लोज्ड होगा, ठीक है। हाँ सर, तो -2 यूनियन 5 से इंफिनिटी, और तो यहां पर आ गया था x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2, क्लोज्ड 5 से इंफिनिटी, और यूनियन 4, ये आ गया था भाई, ठीक है। हाँ, बात समझ में आई? मजा आया सवाल में? जल्दी से लिखो, मजा आया, मजा आया। खोपड़ी के तारों में थोड़ी झंझनाट हुई, तो खोपड़ी के तारों में थोड़ी झंझनाट हुई। हाँ सर, मतलब सर, तो चलो आओ, अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन तो पूरा देख चुके, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ये भी हमने पूरा। सर ये तो हमने इतने सवाल किए हैं सर, ये मत दिखाओ सर हमको, हम तो इतना देख देख के पक चुके हैं सर। बस इतना बता दो, इसका ग्राफ कैसा बनता है भाई? भाई इसका ग्राफ बनता है, ये है, इसका ग्राफ कैसा बनता है? ये बनता है भाई, वी बनता है, वी, ये बन जाता है 0 पर, ओरिजिन पर, ये और ये वाली लाइन क्या होती है? y बराबर x, ये वाली लाइन क्या होती है? y बराबर -x, और ये होता है 0। तो ये होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं डोमेन, सर डोमेन होगी पूरा r, पार्ट ऑफ द ग्राफ कवर्ड बाय ऑन x एक्सिस, कवर्ड ऑन x एक्सिस, और रेंज क्या होगी? पूरा r प्लस यूनियन 0, 0 से लेकर इंफिनिटी, ये रेंज हो जाएगी, ये रेंज हो जाएगी। हाँ सर, यह रेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हमें ऑलरेडी पता है। अगला जो है यह है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। कई लोग कहते हैं सिंघम फंक्शन, कई लोग कहते हैं सनम फंक्शन। अबे सनम नहीं है ना सिंघम है, ये सिग्नम है। क्या है? सिग्नम, सिग्नम। कई बार हम इसको साइन फंक्शन भी कहते हैं, साइन आए, साइन, हाँ, साइन फंक्शन भी कहते हैं। कई बार हम इसको साइन फंक्शन भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज साइन फंक्शन। सनम फंक्शन नहीं है, सिंघम फंक्शन नहीं है, यह साइन फंक्शन है। क्योंकि भाई जो इसके अंदर जाता है ना, इसके अंदर ये क्या करता है? एक्सरे मशीन की तरह होता है, एक्सरे मशीन की तरह। इसमें जब पॉजिटिव नंबर डालो तो ये बाहर आंसर देता +1, और जब इसमें नेगेटिव नंबर डालो तो बाहर देता -1, और अगर इसके अंदर 0 डालो तो आंसर देगा 0। यानी कल को मान लो एक बच्चा था बुधई कुमार को पॉजिटिव चार्ज करके सिंघम के अंदर डाल दिया, सिग्नम फंक्शन के अंदर। तो सिग्नम फंक्शन का जब ने सिग्नम मशीन के अंदर बुधई कुमार को पॉजिटिव चार्ज के साथ डाला तो बाहर आंसर आएगा +1 +1 +1। अगर हमने नुन्नू कुमार को, चुन्नू कुमार को -1 लगाकर उसके अंदर डाल दिया सिग्नम फंक्शन के अंदर तो बाहर आएगा -1, और अगर 0 डाला तो आंसर आएगा 0। आंसर क्या आएगा? 0। भाई अभी एनसीईआरटी, एक बच्चा है बेचारा एनसीईआरटी वाले बहुत परेशान है। एनसीईआरटी में तो दे दो सर होमवर्क। भाई समय आएगा तो होमवर्क भी देंगे, मॉड्यूल में समय आया तो होमवर्क दिया ना। एनसीईआरटी में जब समय आएगा होमवर्क देंगे, वहां पर सीधा सीधा 1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन से एक्सरसाइज 2 स्टार्ट होती है। तो जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे भ्राता भीम, हम तब आपको होमवर्क दे देंगे, ठीक है भाई? हाँ, तो ये क्लियर हुआ? हाँ सर, यह क्लियर हुआ। तो सिग्नम में x 0 से बड़ा हो तो 1, 0 से छोटा हो तो -1, और 0 से बड़ा 0 हो तो 0। तो अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो बेटा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सर 0 पर वैल्यू आएगी 0, लेकिन 0 से बड़े नंबर पर वैल्यू आएगी हमेशा 1। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जरा एक चीज ध्यान रखना, यहां लगेगा ब्लैंक डॉट, ब्लैंक डॉट। क्यों? 0 पर वैल्यू यहां नहीं, यहां मिल रही है। अब 0 से छोटे नंबर पर वैल्यू आएगी -1, ये वैल्यू -1, ये 0, ये 1। तो अगर मैं तुमसे पूछूं डोमेन क्या है? डोमेन बताना भाई। इसका डोमेन, सर डोमेन है, डोमेन क्या है? सर पूरा R है डोमेन, सब जगह डिफाइंड है। हाँ सर, सब जगह ये डिफाइंड है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें रेंज की, रेंज, आप में से कोई समझदार बंदा बताएगा रेंज का मतलब होता है आउटपुट, रेंज का मतलब होता है आउटपुट। इसका रेंज बताओ, इसका रेंज बताइए, इसका रेंज बताइए भाई, इसका रेंज, टेल मी द रेंज।
सर रेंज आएगा सर, इसमें वाई एक्सिस का जो पार्ट है सिर्फ या तो 1 आ रहा है, या हर बार -1 आ रहा है, या 0 आ रहा है। तो रेंज आएगी -1, 0 और 1। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की रेंज होती है -1, 0 और 1। ठीक है, ये हो गया सिग्नम। सिग्नम फंक्शन को एस जी एन ऑफ एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एस जी एन ऑफ एक्स। एक तरीके साइन ऑफ एक्स है बेसिकली, ये साइन बताता है ना, एस जी एन ऑफ एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्नम एक्स को। कैसे? मॉड एक्स अपॉन एक्स, अगर एक्स 0 ना हो, और अगर एक्स 0 हो तो 0 आए। ये कैसे लिख दिया आपने? देखो बेटा, अगर मैं मॉड एक्स अपॉन एक्स को खोलूं, मॉड एक्स अपॉन एक्स को खोलूं, तो आप समझ सकते हैं ये अगर x 0 से बड़ा हुआ तो मॉड एक्स एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। सर आंसर क्या आ गया? सर 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। और अगर x 0 से छोटा हुआ तो ये खुलेगा -x, तो आंसर क्या आ गया? -1। यानी कहने का मतलब है मैं इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके, इन दोनों को, किन दोनों को? इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके, किन दोनों कंडीशंस को बेटा? इस कंडीशन को और इस कंडीशन को। इन दोनों कंडीशन को 2 लिखने की बजाय मैं लिख सकता हूं इनकी जगह मॉड एक्स अपॉन एक्स, और साथ में क्या? एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो सिग्नम एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सिग्नम एक्स को, ये बात समझ में? सिग्नम एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों कंडीशन को हम कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, जोड़ के, है ना, एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा देखो, एक्स अपॉन मॉड एक्स भी लिख सकते हो। मैंने मॉड एक्स अपॉन एक्स लिखा, एक्स अपॉन मॉड एक्स भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा, वह भी चलेगा, वह भी चलेगा। अच्छा, अब जरा अगर मैं तुम्हें कहूं ड्रॉ ग्राफ ऑफ, एक क्वेश्चन देखो, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सिग्नम ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर सिग्नम ऑफ e की पावर x, सिग्नम ऑफ e की पावर x का ग्राफ बनाओ। तो कैसे बनाओगे? सर सिग्नम के अंदर अगर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा 1 आता है, आंसर हमेशा 1 आता है। तो e की पावर x कैसा है? सर e की पावर x ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। और अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो सर ग्राफ बनेगा सीधा सीधा 1 आएगा सर, हर जगह आंसर 1 आएगा। ये आ गया ग्राफ, y इक्वल टू 1 लाइन आ गई, ये आ गई y इक्वल टू 1 लाइन, बस ये बन गया। हाँ, y इक्वल टू 1 लाइन आ गई। तो कल को IIT पता क्या करता है कई बार? एरिया अंडर द कर्व में फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x फ्रॉम 0 टू, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, टू x इक्वल टू 1। यानी कल को IIT क्या करता है? फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू सिग्नम ऑफ e की पावर x एंड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 0 तो यही लाइन हो गई, हाँ, और x इक्वल टू 1 सर ये लाइन बनेगी, ये x इक्वल टू 1। तो एरिया कितना आ जाएगा? सर एरिया आ जाएगा, सर स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया, तो एरिया आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट। तो कई बच्चा तो सिग्नम e की पावर x को देख के डर जाएगा, सिग्नम e की पावर x को देखकर डर जाएगा। हाँ, फिर एक चीज और देखो, अगर मैंने y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका ग्राफ बनाना, जरा इसका ग्राफ बनाना, कैसे बनेगा इसका ग्राफ? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? जल्दी से बताओ सब लोग, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। हाँ भाई जल्दी से बताओ क्या बनेगा इसका ग्राफ। ये बच्चा कह रहा है डायरेक्शन ऑफ एरिया। बेटा वेक्टर 3D आएगा ना तब बताएंगे तुम्हें डायरेक्शन ऑफ एरिया, और तुझे ये भी बताएंगे फिजिक्स वाले क्यों एरिया को डायरेक्शन देते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण देना पड़ता है उनको, क्योंकि उनके पास आया था EDS cos थीटा। अब उन्हें सोचा भाई डॉट प्रोडक्ट में क्यों ना लिख दें, तो उसके लिए एरिया को क्या बनाना पड़ा? वेक्टर, इसलिए उन्होंने वेक्टर बनाया उसको। हाँ भाई, हाँ सेम आएगा, बिल्कुल सही, सेम आएगा, यानी y बराबर 1 आ जाएगा, ये भी y बराबर 1 आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ मॉड x का ग्राफ। अब देखते हैं क्या करते हो, अब पता चलेगा। y इक्वल टू सिग्नम ऑफ मॉड x का ग्राफ बताओ जल्दी से,
देखो जल्दी बताओ क्या आएगा, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ मॉड x का ग्राफ। ध्यान रखना सिग्नम अंदर पॉजिटिव हो तो आंसर 1 देता है, 1 देता है। सर ये 1 कैसे आया भाई, इसका d लेस देन 0 है, इसका d लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ इसलिए आया, हाँ हाँ याद आ गया सर, ऑलवेज पॉजिटिव तो इसलिए बना गया। इसमें क्या होगा सर, सिग्नम में क्या होगा भाई, जरा बताओ, तुम बताओ। -1 आएगा है भाई, -1 आएगा, बच्चे बता रहे हैं 1 और -1 आएगा। वाह वाह बेटा वाह भैया। मॉड का आंसर क्या आएगा, हमेशा नॉन नेगेटिव, हमेशा नॉन नेगेटिव आंसर आता है। तो बेटा देखो इसका ग्राफ ऐसा आएगा बेटा, ध्यान से देखना बेटा जी, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना बेटा, इसका ग्राफ ऐसा आएगा बेटा, ये आएगा, फिर यहां बीच में ब्लैंक डॉट, 0 पर 0 वैल्यू आएगी। बोलिए मेरे बच्चा अब समझा। ओहो हाँ, मॉड का आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आता है। हाँ सर, और 0 पर 0 आता है। ओहो ये बात हम याद नहीं किया, याद नहीं आया सर, समय आने पर अब समझ गए हैं सर, अब समझ गए हैं, अब समझ गए हैं, अब समझ गए हैं। जो कह रहा था +-1 आएगा, भाई +-1 कैसे आ जाएगा, मॉड का आंसर तो हमेशा या तो 1 आएगा पॉजिटिव आएगा, या फिर 0 आएगा, नेगेटिव तो आता नहीं। अब जरा देखो, अगर मैं तुम्हें कहूं, अगर मैं कहूं y इक्वल टू सिग्नम साइन x का ग्राफ बनाओ, भाई साहब सिग्नम साइन x का, गजब भाई गजब। पहले हमने साइन x का ग्राफ बनाया ताकि हमें थोड़ा सा फील आए, हमने सिर्फ साइन x का ग्राफ बनाया, साइन x का, e बन गया है साइन x का ग्राफ। सर ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, और आगे भी बनेगा सर, इतना बहुत है, लेकिन हमने सिर्फ इतना ग्राफ बना लिया है सर। ये साइन x का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ है बेटा। हाँ तो पता क्या होगा, जब हम यहां पर 0 से पाई x होगा, अब देखो जरा मैं क्या करता हूं, अरे भैया अरे ये देख, और ये लाइन हम यहां बना लेते हैं। अब जरा देख, जब x 0 से पाई होगा, 0 से पाई, 0 से पाई, तो साइन कितना होगा, 0 पाई पर 0, तो सिग्नम की वैल्यू 0 आएगी, और 0 पर 0 आएगी। हाँ सर, और बीच में कैसा है, पॉजिटिव, साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो आंसर आएगा 1, और यहां आएगा ब्लैंक डॉट, और यहां भी ब्लैंक डॉट, ये आ गया 0 से पाई के बीच में। फिर पाई से 2 पाई, ये नेगेटिव है, x के नीचे है, नेगेटिव है, ये y एक्सिस है, ठीक है भाई। हाँ सर, तो यह ग्राफ अब वैल्यू देगा -1, ये वैल्यू क्या देगा भाई, -1, 2 पाई तक। फिर 2 पाई के बाद अगर कोई चाहे 2 पाई के बाद, तो 2 पाई के बाद तो सर यहां ऐसा आ जाएगा भाई, जी सर। तो जब 2 पाई के बाद यहां ऐसा आ जाएगा, अगर तुम चाहते हो कि हमें 2 पाई के बाद भी वैल्यू मिले, तो जरा देखो, ये 2 पाई के बाद सर ये 3 पाई है, ये 2 पाई, ये 3 पाई। अब 2 पाई से 3 पाई कैसा आया सर, पॉजिटिव आया फिर से, तो ग्राफ बनेगा अब यहां, और फिर वैल्यू फिर से 1 रहेगी 3 पाई तक, 3 पाई तक, 3 पाई को थोड़ा और आगे बढ़ा लो। हाँ सर समझ में आ गया सर, अब आया समझ में, हाँ सर अब समझ में आ रहा है, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है सर वहां पर। थोड़ा अच्छे से देखना बेटा, थोड़ा दिमाग लगेगा। हाँ, और 3 पाई पर क्या आएगा सर, 3 पाई पर आएगा 0, और 2 पाई पर भी 0, ऐसा बनेगा। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ भाई, इधर आएगा -1, और यहां ये बन गया, तो एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ये क्या होगा -पाई, और यहां कैसा बन जाएगा सर, यहां बन जाएगा इधर, सर ये बन जाएगा इधर ऐसा, क्योंकि पाई से 2 पाई के बीच में कैसा है मेरे भाई, पॉजिटिव, तो सर यहां ब्लैंक डॉट, और यहां ब्लैंक डॉट, और यहां -2 पाई। सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे बनता जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो गई 0, और ये है -1। तो अगर मैं तुमसे पूछूं रेंज, इसकी रेंज बताओ भाई, रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज आएगी सर, तो यानी कहने का मतलब है
यह वाला ग्राफ, कहने का मतलब है यह ग्राफ बना है सिग्नम साइन एक्स का, यह ग्राफ बना है सिग्नम साइन एक्स का। ठीक है भाई, हाँ सर। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम साइन एक्स। रेंज क्या आएगी? रेंज सर रेंज आएगी -1, -1, 0 और 1। सर 0 कैसे आई? देखो बेटा बीच बीच में 0 भी तो आ रही वैल्यू, जरा देखो बेटा वैल्यू बीच बीच में 0 भी तो आ रही है, जरा देखो वैल्यू बीच बीच में 0 भी तो आ रही है। -1, 0 और 1, हाँ -1, 0 और 1। सर यहां ओपन क्यों आया? देखो बेटा पाई पर वैल्यू 0 आ रही है, तो सिग्नम आंसर जो देगा 0 पर पाई की वैल्यू, पाई पर साइन की वैल्यू 0 आ रही है, अंदर वाला समान क्या बन रहा है? 0। तो सिग्नम का आंसर क्या आएगा? 0। तो पाई पर वैल्यू आ गई 0, यानी कि वैल्यू यहां नहीं यहां मिलेगी। 2 पाई पर क्या होगा? 2 पाई पर सर ये फिर 0 बन रहा है, तो सिग्नम वैल्यू क्या देगा? 0, तो वैल्यू यहां आएगी। ये बात क्लियर हुई? हाँ सर यह बात क्लियर हो गई, यह बात क्लियर हो गई। तो रेंज में कितने एलिमेंट आए? 3 एलिमेंट आए भाई, 3 एलिमेंट आ गए। अब आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। ठीक है भाई, हाँ सर मस्त क्लियर हो गया सर, गजब मजा आ गया सर, मजा आया सर। एक्स एक्सिस पे ब्लैक डॉट यूं है, ब्लैक डॉट क्यों है बेटा? एक्स एक्सिस पर ब्लैक डॉट इसलिए है क्योंकि वह दर्शा रहा है कि वैल्यू वहीं पर आएगी। जैसे पाई पर ब्लैंक डॉट नहीं है, ब्लैक डॉट है, बिल्कुल डार्क डॉट है, क्योंकि वैल्यू पाई पर 0 आ रही है इसलिए। जिस 11 से 11 भर मेरा रो कांपता था, आज मैं उन ग्राफ के साथ खेल रहा हूं। दैट इज, थैंक यू बेटा, थैंक यू आदित्य, फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन। सर ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस, बिल्कुल सही बेटा। हेमंत ने बहुत अच्छी बात नोट की। कई बच्चे कह रहे थे सर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैसा होता है? देखो बेटा ऐसा होता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, टूटा के नहीं टूटा, टूटा टूटा ऐसे टूटा। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। चलो आओ अब आगे बढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पर। नाउ लेट अस सी व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कई लोगों ने 11th में पढ़ रखा है, कईयों ने नहीं पढ़ रखा। पढ़ रखा है तो अच्छा, नहीं पढ़ रखा तो भी अच्छा। ठीक है भाई, जिनको थोड़ा सा भी टाइम एक्सटेंशन से दिक्कत है, आप ये वीडियो यहीं पर ऑफ कर दें और जाएं भोजन करें और उसके बाद आप पढ़ाई कर लें। आप इसे कल भी देख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। अच्छा एक चीज और, हम दिन निश्चित कर लेंगे, एक वीक में हमारी 3 क्लास लास्ट में होंगी। जब तुम कहोगे एक्सटेंड कर लो तो हम एक्सटेंड कर लेंगे, ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, हद से हद आधा घंटा, हद से हद आधा घंटा, हद से हद आधा घंटा। तो देखो बेटा तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा ना यार। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें बहुत डीप से पढ़ाऊं, एक एक चीज कराऊं, अच्छे से समझाऊं, एक एक अच्छे से अच्छे सवाल कराऊं, तो बेटा थोड़ा समय तो लगेगा ना। फिर आप अगर तुम चाहते हो बस मैं ऊपर ऊपर में ही सवाल करके चला जाऊं, और फिर देखो मैं ये भी कर सकता हूं सारे सवाल मतलब मैं ही कर दूं, फिर केटी के तुम्हें ना दूं, ना तुम्हें घर से करने के लिए कुछ होमवर्क दूं, है ना। तो ज्यादा अच्छा क्या होगा, ज्यादा अच्छा क्या होगा? ठीक है, मंडे को एक्सटेंड नहीं होगी, ट्यूसडे को एक्सटेंड नहीं होगी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन है। जो तुम बोलो मैं तब तक एक्सटेंड कर दूंगा। अगर तुम कहते हो सर 15 मिनट में छोड़ दो, 9:15 तक छोड़ दो, 9:20 तक छोड़ दो, 9:20 तक छोड़ देंगे। लेकिन यार तुम्हें मेरा साथ तो देना पड़ेगा ना यार। देखो यार इंप्रूवमेंट तो धीरे धीरे होगा ना। अगर आप सोचते हो कि एक दिन में ही तुम्हारे सिर के ऊपर जादू की छड़ी घूम जाएगी और तुम्हारी खोपड़ी से प्रकाश निकल जाएगा और तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा तो नहीं होगा भाई। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो बेटा थिंग्स टेक टाइम, थिंग्स टेक टाइम। ठीक है, तो आओ अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है जरा सुने। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? यह एक ऐसी मशीन है, यह एक ऐसी मशीन है, ध्यान से सुनना, यह एक ऐसी मशीन है जिसमें अगर आप इंटीजर डालो, अगर आप इंटीजर डालो तो आंसर इंटीजर ही आता है, और अगर इंटीजर नहीं डालो तो जरा सुनो, इंटीजर नहीं डालो, मान लो किसी ने x डाला, मान लो किसी ने डाला 5.6, तो यह कहता है हमेशा लेफ्ट चलो। क्या है इसका नारा? लेफ्ट चलो, लेफ्ट चलो। जैसे कहते हैं दिल्ली चलो, ऐसे इसका नारा क्या है? लेफ्ट चलो, लेफ्ट चलो। तो लेफ्ट चलो, लेफ्ट चलते ही जो सबसे पहला इंटीजर आपको मिलेगा वही इसका आंसर होगा। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.6 क्या होगा सर? 5 होगा। अगर आपने इंटीजर पुट नहीं किया तो हमेशा कहां चलना है? लेफ्ट में चलना है। यू हैव टू गो टिल लेफ्ट,
यू हैव टू गो टिल लेफ्ट, लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में, हमेशा लेफ्ट में, नंबर लाइन पर, और जो सबसे पहला इंटीजर मिले वही आंसर। एक महिला थी, बहुत परेशान थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो वह यह समस्या लेकर एक साधु के पास गई कि साधु महाराज शादी नहीं हो रही, बहुत परेशान है, घर वाले भी बहुत परेशान है, सब चाहते हैं शादी हो जाए। तो उन्होंने कहा आशीर्वाद देते हैं बेटा, और तुम यहां से बाईं ओर चली जाओ, जो पहला पुरुष मिलेगा बस उसी से तुम्हारी शादी होगी। तो बेटा यहां पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वही महिला है। इसने कहा जब इसके अंदर इंटीजर नहीं है, इसके अंदर 5.6 है, इंटीजर नहीं है, तो इसको क्या आशीर्वाद मिला हुआ है? बेटा लेफ्ट में जाओ, जो सबसे पहला इंटीजर मिलेगा बस वही तुम्हारा आंसर होगा, जो सबसे पहला इंटीजर मिलेगा वही तुम्हारा आंसर होगा। हाँ सर, गो लेफ्ट, गई लेफ्ट में, 5, शादी हो गई, 5 आ गया आंसर। बिल्कुल सर। अगर मैं तुमसे पूछूं 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सर अगर इंटीजर ना हो तब तो ये है, ठीक है, और अगर इंटीजर हो, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6, तो भाई फिर तो ना लेफ्ट जाना ना राइट जाना है, क्योंकि तुम खुद इंटीजर पर हो, तो आंसर 6 ही आएगा, तो आंसर 6 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया 1। अगर तुमसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.3, अब जरा सोच के बताना, बाबूजी धीरे चलना, ग्रेटेस्ट इंटीजर में थोड़ा संभलना, जरा बताओ लेफ्ट में क्या आएगा भाई? लेफ्ट में क्या आएगा? लेफ्ट में आएगा 1.3 में क्या आएगा? 1.3 में क्या आएगा? -2 आएगा। बिल्कुल सही, -2 क्यों? क्योंकि भैया यहां कहीं होगा -2 और यहां कहीं होगा -1 और -1.3 यहां होगा, तो लेफ्ट में चलेंगे, सबसे पहला जो मिला वो -2 मिला, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.6, जल्दी से बताओ, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.78, बताओ भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.6 क्या होगा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.6 होगा 0, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.78 माइनस के साथ सर ये होगा -1, दूसरे वाला होगा -1, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। यानी कहना चाहिए अगर x इंटीजर नहीं है तो उस केस में, अब जरा देख लो डेफिनेशन, उस केस में जो x होगा वो 2 इंटीजर्स के बीच में होगा, तो उस वक्त ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आएगी? डायग्राम से देख के बताओ, नंबर लाइन पर, यहां n क्या है? n इंटीजर है, तो अगर x इंटीजर नहीं है तो ये 2 इंटीजर के बीच में होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी बंधु? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी n, और अगर x इंटीजर है तो भाई फिर x ही आंसर आ जाएगा, फिर x ही आंसर आ जाएगा उस केस में। जी सर, यह क्लियर हो गया, बिल्कुल चमका भाई ये, हाँ सर ये चमक गया। अब जरा देखो प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, भाई ये होता है 0 अगर x इंटीजर हो, और अगर x इंटीजर ना हो तो यह होता है -1, तो यह होता है -1, यह होता है -1, ये कितना हो जाता है? -1। ठीक है, जरा देखो ऐसा क्यों होता है, इसका प्रूफ देखो, प्रूफ ऐसा क्यों होता है। हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ठीक है। अगर x इंटीजर हुआ, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, केस 1 पहला केस, तो उस वक्त दिस इंप्लाइज -x भी इंटीजर होगा। हाँ सर, क्यों? अगर 2 इंटीजर है तो उसके आगे माइनस लगा दो, -2 भी इंटीजर होगा। -3 इंटीजर है तो उसके आगे माइनस लगा दो तो +3 बन जाएगा, वो भी इंटीजर होगा। +3 बन जाएगा तो वो भी इंटीजर होगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो गया? सर x हो गया। यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x कितना होगा? सर क्योंकि -x भी इंटीजर है, ये -x हो गया।
तो फिर अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, सर ये आएगा एक्स माइनस एक्स, जीरो आ गया। तो अगर एक्स इंटीजर हुआ तो जीरो आ गया, प्रूव हो गया भाई, ये बात प्रूव हो गया। ठीक है, ये प्रूव हो गया। ठीक, ये बात समझ में आई। अब केस टू, अब केस टू देखो बेटा, केस टू 9:15 हम छोड़ देंगे आपको, 9:15, 15 मिनट एक्सटेंड करते हैं। 15 मिनट में तो तुम्हारी जिंदगी में तूफान नहीं आएगा ना, या आ जाएगा भाई 15 मिनट में। कई बच्चे कहते हैं सर 15 मिनट में पता नहीं हम हैंडपंप उखाड़ देते, गदर मचा देते, हम पड़ोस के मुल्क पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेते, हम चाइना पे हमला कर देते, पता नहीं हम क्या कर लेते 15 मिनट में। तो कई लोग ऐसे भी हैं। ठीक है, अब जरा ये देख लो भाई, केस टू। केस टू क्या, अगर एक्स इंटीजर ना हो, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो एक्स कहां होगा, सर एक्स होगा। अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो ध्यान रखना, अगर एक्स इंटीजर नहीं है, इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर, तो वो दो इंटीजर के बीच में होगा। हाँ सर, एन और एन प्लस वन, यानी एक्स कहां होगा, दैट इज एक्स कहां है, एन और एन प्लस वन के बीच में है। तो इसका मतलब माइनस एक्स कहां होगा, सर माइनस एक्स होगा माइनस एन माइनस वन से लेकर माइनस एन के बीच में। जरा देखो, माइनस एन माइनस वन से लेकर माइनस एन के बीच में, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को। हाँ, तो ये आ गया माइनस एन माइनस वन से लेकर माइनस एन के बीच में, माइनस एन के बीच में। ठीक है, तो यहां पर इस केस में ये माइनस एक्स है, ये है माइनस एन माइनस वन और ये माइनस एन। अब अगर मैं तुमसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स पूछूं, अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो वो दो इंटीजर के बीच में होगा, तो वो दो इंटीजर क्या, एन और एन प्लस वन। अगर एक्स एन और एन प्लस वन के बीच में है तो माइनस एक्स कहां से कहां तक होगा, माइनस एन माइनस वन और माइनस एन के बीच में। ठीक है, ये क्लियर हुआ। हाँ सर, ये है क्लियर हो गया। अब जरा देख लो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स आ गया सर माइनस एन माइनस वन। यहां से पता चला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स आ गया माइनस एन माइनस वन, और यहां से पता चल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो जाएगा सर एन। तो हेंस अगर आप दोनों को जोड़ें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, वो आ गया एन माइनस वन, तो कितना हुआ माइनस वन। हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। जरा देखो, यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था भाई। ठीक, तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर इंटीजर हो तो वैल्यू जीरो आएगी, नहीं तो वैल्यू माइनस वन आएगी। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी अगर एक्स इंटीजर होगा, और अगर एक्स इंटीजर नहीं होगा तो वैल्यू आएगी माइनस वन। तो अगर आपको कोई कहे इसका ग्राफ बनाओ, तो भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जरा देखो। इसका ग्राफ सर ये बन गई लाइन, ये लाइन क्या है सर माइनस वन, और जब इंटीजर होगा तो वैल्यू यहां नहीं, जीरो पर जीरो मिलेगी, वन पर यहां वैल्यू नीचे नहीं ऊपर मिलेगी, फिर 2 पर वैल्यू जीरो होगी, यहां नहीं मिलेगी, फिर 3 पर वैल्यू जीरो मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी। क्यों, इंटीजर पर वैल्यू हमेशा जीरो आ रही है। तो ये वैल्यू माइनस वन पर, ये वैल्यू माइनस टू पर। तो दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू विल गेट। अगर मैं तुमसे इसकी रेंज पूछूं, रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज पूछूं तो रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज पूछूं तो इसकी रेंज क्या आएगी, जल्दी से बताओ, इसकी रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज क्या आएगी, व्हाट इज द रेंज, रेंज आएगी सर, रेंज आएगी सर जीरो और माइनस वन, जीरो और माइनस वन, क्योंकि ये तो माइनस वन आ रहा है, बाकी जगह जीरो आ रहा है, जीरो और माइनस वन रेंज आएगी, दो नंबर आएंगे बस। ठीक है, फिर आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2।
प्रॉपर्टी नंबर 2 है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस कुछ भी इंटीजर हो तो इंटीजर बाहर आ जाता है, यानी इंटीजर लिखा हो तो इंटीजर बाहर आ जाता है प्लस m, जहां पर m कोई इंटीजर है। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक तरीके से अगर उसके अंदर कोई इंटीजर एडेड है तो वो क्या कर देगा, उलट देगा, बाहर उलट देगा। इट विल वॉमिट आउट, इट विल वॉमिट आउट, इट विल वॉमिट आउट m। ठीक है, ऐसा क्यों, देखो ऐसा क्यों होगा वह भी देख लो। अगर x इंटीजर, केस 1, अगर x इंटीजर है, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर x होगा। हाँ सर, है ना। ऑल्सो x प्लस m भी इंटीजर होगा, इज ऑल्सो इंटीजर, इज एन इंटीजर। ये भी एक इंटीजर होगा, क्यों? हाँ सर, ये भी एक इंटीजर होगा। क्यों होगा? क्योंकि x एक इंटीजर है, उसमें m जोड़ा तो वह भी इंटीजर आएगा, वह भी इंटीजर आएगा, वह भी इंटीजर आएगा। ठीक है ना। x प्लस m इज ऑल्सो इज एन इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ x प्लस m का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा सर? वही होगा, क्योंकि जब इंटीजर उसके अंदर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज द सेम आंसर, इज ऑलवेज द सेम नंबर, इज ऑलवेज द सेम नंबर, सेम नंबर होता है। ये बात समझ में आई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल समझ में आ गई, एक एक चीज समझ में आ गई सर। अब जरा देखिए, अगर हम कहें ये फ्रॉम मिले सुर मेरा तुम्हारा, इन दोनों का सुर मिला दो भाई, ये कितना हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m हो गया। हाँ सर, और ये जो x था उसकी जगह क्या लिख दो? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था भाई, देख लो जरा, है ना। अगर x इंटीजर है तो ये प्रूव हो गया। अब केस 2, अगर x इंटीजर नहीं है, यहां आप में से कई लोग सोच रहे हैं सर ये कैसे लिख दिया आपने? भाई x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर है, तो इस x की जगह पर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख दिया। बात क्लियर हो गई? यह बात क्लियर हो गई? हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई। यह बात समझ में आई? हाँ सर, यह बात समझ में आ गई। अगर x इंटीजर ना हो, अब अगर x इंटीजर ना हो, अगर x इंटीजर ना हो तो जरा देखो, अगर x इंटीजर ना हो तो इसका मतलब क्या होगा सर? अगर x इंटीजर ना हो इसका मतलब होगा कि x दो इंटीजर्स के बीच में होगा। हाँ सर, x कहां होगा भाई? x होगा n और n+1 के बीच में। तो इस वक्त ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा सर? n आएगा। बेटा समझते जाना है कि एक चीज, कितना आएगा? n आएगा। अब मुझे बताओ, x n से n+1 है, x कहां है? n से n+1 है, तो x प्लस m कहां से कहां तक होगा? x प्लस m, दिस इंप्लाइज x प्लस m कहां से कहां तक होगा सर? x प्लस m होगा m प्लस n+1 से लेकर m प्लस n के बीच में, सब में m जोड़ दिया हमने, सब में m जोड़ दिया हमने। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? जरा बताओ भाई, जल्दी से बताओ, यह क्लियर हुआ क्या? यह m प्लस n हो गया भाई, यहां पर ग्रेटर दैन m प्लस n, ये हो गया m प्लस n। अब यह फिर से x प्लस m जो है वो कहां आ गया सर? x प्लस m आ गया। एक तो आया m प्लस n+1 और m प्लस n के बीच में, ये दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में आएगा, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में आएगा। और जब ये दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में आएगा, है ना, हमेशा दो कॉन्जिक्यूटिव, अगर x इंटीजर नहीं है, मान लो जैसे x है √2, ये है 1.414, तो ये कहां आता है सर? ये आता है 2 और 1 के बीच में। कोई भी नंबर उठा लो, 6.38, सर ये आएगा 6 और 7 के बीच में। तो कोई भी जब इंटीजर नहीं होता वो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में आता है। तो इसीलिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की हमने परिभाषा लिखी, अगर x इंटीजर नहीं है तो वो हमेशा दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में आता है। इस और तब लेफ्ट में चलते हैं तो पहला आंसर n हो जाता है इस केस में, जब इंटीजर नहीं होता। तो एक चीज ध्यान रखिए, अगर x इंटीजर नहीं है तो वो हमेशा दो इंटीजर्स के बीच में आएगा। तो अगर x इंटीजर नहीं है, और वो भी कैसे इंटीजर्स के बीच में आएगा? कॉन्जिक्यूटिव। वो भी कैसे? कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, वो भी कैसे में आएगा?
कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में आएगा। ठीक है, हाँ ये क्लियर है। अब जरा देखें, n और n+1 के बीच में आ गया, तो x प्लस m कहां से कहां तक आ गया सर? m प्लस n से m प्लस n प्लस 1 के बीच में आ गया। तो अगर यह भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, बिल्कुल सर, m प्लस n और m प्लस n प्लस 1। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, सर m प्लस n आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? m प्लस n आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m हो गया m प्लस n। जी सर, लेकिन n किसके बराबर है? फ्रॉम 1, बट फ्रॉम 1 n किसके बराबर है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x के। फ्रॉम 1 n इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। हेंस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m हो जाता है m प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये बाहर आ जाता है, m बाहर आ जाता है, m बाहर आ जाता है भाई। अब जरा देखो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऐसा जो हुआ उसका फायदा क्या उठा सकते हैं, जरा देखो। मान लो कोई तुम्हें कहे 2 प्लस 5.6, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो 2 सीधा बाहर निकाला, हाँ सर, और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.6, तो कितना आ गया सर? 2 प्लस 5, 7 आंसर। और अगर कोई बच्चा इनको डायरेक्ट ऐड करता तो 7.6, और तब भी आंसर क्या आता? 7 आ जाता। ध्यान रखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों हो सकता है। -2 लिखा हो, असल में ये क्या लिखा है? ये एक तरीके से लिखा हुआ है 5.6 प्लस -2, हाँ सर, x प्लस m। तो ये m कहां जाएगा? बाहर, -2 बाहर, प्लस 5.6, तो ये आ गया -2 प्लस 5, 3, -2 प्लस 5, 3। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया? ये समझ में आया कि नहीं? यह समझ में आया कि नहीं? अब यहां पर ध्यान रखें, जोड़ना और घटाना है। कई लल्लू ऐसा भी सोच लेते हैं, कई लल्लू ऐसा भी सोच लेते हैं, बोले हमारे सर ने बताया था इंटीजर बाहर आ जाता है, हमारे सर ने बताया था, तो 3.5 है तो मल्टीप्लाई था, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई था ना, हाँ मल्टीप्लाई तो था 3.5, हमने 2 बाहर निकाल दिया इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5। भाई गलत है, ऐसा ना करना, है ना, ऐसा ना करो। हमने सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बताया, इंटीजर में, मल्टीप्लाई में बाहर नहीं आता भाई, डिवाइड में बाहर नहीं आता। कई लल्लू ऐसे भी होंगे, सर आपने बताया था इंटीजर बाहर आ जाता, सर हमने 4.5 अपॉन सर 7 था, हमने 7 बाहर निकाल दिया सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.5 लिख दिया सर हमने। भाई ऐसा भी मत करना, दोनों गलत हैं भाई। मल्टीप्लाई डिवाइड में बाहर नहीं आता, मल्टीप्लाई डिवाइड में बाहर नहीं आता। हाँ सर, याद रखने योग्य बात है, याद रखने योग्य बात। तो बस खत्म हो गया भाई टाइम। याद रखने योग्य बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एक्स ही होता है अगर एक्स इंटीजर हो, पहली बात। दूसरी बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ऑलवेज इज ऑलवेज एन इंटीजर, इज ऑलवेज एन इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमेशा इंटीजर होता है, जैसे मॉड एक्स हमेशा क्या होता है? नॉन नेगेटिव। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमेशा क्या होगा? नॉन इंटीजर। ठीक है, हाँ सर। भाई ये सब ना पता क्या है, ऑनलाइन है भाई, ये ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन है। यहाँ भांति भांति के बच्चे होते हैं, सब पढ़ने वाले तो होते नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते। फिर अगर हम ज़्यादा कुछ करेंगे, ये उल्टा सुल्टा कमेंट लिखेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, फालतू में कोई फायदा नहीं बेटा। ये लोग पढ़ना नहीं है तो क्या करें, है ना, ऑनलाइन है, क्या करें बेटा। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ना चाहते, जिन्होंने फालतू में ऐप ले लिया, फालतू पैसा पड़ा था पापा के पास, ऐप ले लिया हमने, 4,000 रुपये का तो आया तो हमने ले लिया, तो क्या करें, है ना, क्या करें यार, नहीं कर सकते। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटीजर होता है। फिर हमने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ये होता है 1 0 अगर एक्स इंटीजर हो, और अगर एक्स इंटीजर ना हो तो ये -1 होता है। और फिर हमने पढ़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एम, एम बाहर आ जाता है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो जाता है, m comes out. So that is where we end this session. That is where we end this session. Thank you. Thank you.
इग्नोर क्या, तो पता है कई लोग तो क्या कहें, सर आपने तो बोला था इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा रूट आ जाते हैं। बेटा इक्वेशन में बोला था स्क्वायरिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बट आपने इतना स्मूथली पढ़ा रहे हो कि हम समझ में आ रहा है, थैंक यू। सर एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर का रेंज कैसे आया? बेटा एक्स प्लस हाफ जो है ना लीनियर है, लीनियर की रेंज होती है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, फिर जब आप उसका स्क्वायर करते हो तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव में बदल जाते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव में बदल जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव वाले पॉजिटिव में बदल जाते हैं। पढ़ने वाले बच्चे वैसे भी ज़्यादा सक्रिय नहीं होते ना ऐप पर, है ना, ये फिर सब कुछ खराब करते हैं। कैसा कि ये डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे हुआ बता दिया भाई हमने आपको रिसेंट में, थैंक यू। सर वोट कर लो एक्सटेंड के लिए, कल करेंगे एक्सटेंड, कल करेंगे एक्सटेंड, बोल के जा रहा हूं आज ही, आज तो बस अभी खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, तो कल बाकी करेंगे। और इनके सॉल्यूशंस भी मैंने लगा रखे हैं, एक बार सॉल्यूशंस देख लो भाई केटीके के। आज सिर्फ 5 केटीके दिए हैं, डीपीपी करेंगे और 5 केटीके ट्राई करेंगे, 5 केटीके। यू आर गिवन, आई हैव गिवन यू ओनली 5 केटीके, देख रहे हो, ये एक केटीके ये रहा भाई, आंसर भी लिखा है भाई इसका। फिर उसके बाद केटीके 4, केटीके 3, केटीके 1, ये सारे केटीकेज आप करेंगे। और एक होम चैलेंज भी दिया है, होम चैलेंज ये रहा, आसान सा है। आज वाला होम चैलेंज थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन यहां बहुत सारे बच्चों ने इसका सॉल्यूशन कर लिया है, जैसे तौकीर रिजवान फ्रॉम पटना बिहार, ही हैज सॉल्व दिस, बहुत अच्छे सॉल्व किया, आप देखना इन्होंने कैसे सॉल्व किया। फिर ये भी सॉल्व कर रखा है, नाम नहीं लिखा यार इन्होंने अपना। केटीके 1 की बात करें तो केटीके 1 हैज बीन डन बाय जतिन जैन फ्रॉम राजस्थान अलवर, एंड केटीके 1 हैज आल्सो बीन डन बाय, यहां नाम शायद इन्होंने नहीं लिखा अपना, इस बच्चे ने अपना नाम नहीं लिखा, नहीं इन्होंने नाम नहीं लिखा, सो जतिन जैन ने किया। और केटीके 1 हैज आल्सो बीन डन बाय, ये कुछ बंगाली में नाम लिखा है, इन्होंने भी करके देखा। केटीके 2 हैज बीन डन बाय परिमा तेंदुलकर फ्रॉम गोवा एंड संजना फ्रॉम मुंबई, संजना फ्रॉम मुंबई। एंड केटीके 3 हैज बीन डन, भाई एक चीज और, केटीके 3 में मैं एक बात और कर दूं, यहां पर लोग बार बार स्क्वायर रूट लगा रहे हैं, स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है भाई, स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां लिखा है 9y माइनस 8/4 एक्स स्क्वायर, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। स्क्वायर रूट लगाओगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर रूट लगाते तो प्लस माइनस आएगा बेटा, अगर स्क्वायर रूट लगाते हो तो क्या आएगा, प्लस माइनस, यानी अगर आप स्क्वायर रूट लगाते हो तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा फिर आपको, 9y माइनस 8/4 ऐसा लिखना पड़ेगा फिर आपको। कई लोग सिर्फ प्लस लगा के लिख रहे हैं, भाई एक्स स्क्वायर बराबर दिखे तो प्लस माइनस आएगा ना, बहुत सारे बच्चों ने गलती की है, तो आप स्क्वायर रूट लगाओ ही क्यों, यहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए बराबर, तो इसलिए ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखो, y की रेंज आ गई, खत्म हो गया। कई लोगों ने इसे गोला मेथड से भी किया, एक्स स्क्वायर का रेंज माइनस इंफिनिटी, ये एक्स स्क्वायर का रेंज 0 से इंफिनिटी, फिर माइनस लगाए तो माइनस इंफिनिटी से 0, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसा नवीन प्रभाकर ने किया, फिर प्रणय ठाकुर ने भी ऐसे ही किया। फिर उसके बाद ये केटीके 4 दिस हैज बीन डन बाय नवीन प्रभाकर, और केटीके 4 परिमा तेंदुलकर फ्रॉम गोवा, एंड केटीके 5 हैज बीन डन बाय जतिन जैन फ्रॉम राजस्थान, एंड प्रणय ठाकुर केटीके 5 करके भेजा है। केटीके 6 हैज बीन डन बाय मानवी फ्रॉम विदिशा एमपी, एंड केटीके 7 यह करके भेजा है, नाम नहीं लिखा इन्होंने, और केटीके 7 हैज आल्सो बीन डन बाय हृदय भरता घोष फ्रॉम वेस्ट बंगाल, एंड दीज वर द आंसर्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, धन्यवाद।